अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं दरअसल शुएब जब बोलने लगे थे ना मैं हूं तो मैं बोलने लगी थी नहीं और मैं चुप रहने लगा था कि चलिए आप बता दीजिए। उम्मीद है जनाब कि सब ठीक होंगे, हालात अच्छे जा रहे होंगे और अगर कुछ तब्दीली आ गई होगी तो इस तब्दीली को बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। और क्या तब्दीली कौन सी तब्दीली को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कुछ तब्दीली जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वो ज़ाहिर है उससे मतलब हम रोजाना बात करें। समझ आप भी गए होंगे, समझ मैं भी गया हूँ। चीनी भी बहुत महंगी है। अच्छा, चीनी से मुझे याद आया, शुगर कमीशन रिपोर्ट आई थी और उसमें एक नाम था, वो ज़ाहिर है हुकूमती हलकों का नाम था। उसके एक बड़े अहम रुकन का नाम था जहांगीर तरीन साहब का। वो चले गए थे बाहर लंदन, कह रहे थे कि तबीयत नासाज है, इलाज की गर्ज से गए और अब वो वापस आ रहे हैं। हाँ। फ्लाइट में कुछ देर में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। उनके बेटे भी उनके हमरा है, उनके बेटे अली तरीन भी उनके हमरा है। और इससे मुतालिक जो नून लीग के रहनुमा वो ये कहते हैं कि आएंगे तो क्या फड़े जाएंगे। हाँ, आबिद अली जो है वो यही कह रहे हैं कि अब देखना ये कि रियासत मदीना में क्या इंसाफ होता नजर आएगा या नहीं। वेल, ये तो हो गए कि तनकीदी बयान, लेकिन वाकई अब देखना ये है कि जैसे वज़ीर आज़म कहते थे कि इंसाफ सबके लिए होगा और जो नैब है वो फेस नहीं बल्कि केस देखेगा। हाँ, तो अब ये चीज़ देखने वो बात ठीक महक। लेकिन आबिद अली साहब से बंदा ये पूछे, नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, जेल के अंदर नहीं है। मरियम नवाज बाहर हैं, जेल के अंदर नहीं है। इसहाक डार साहब बाहर हैं, जेल में नहीं है। अपनों के हवाले से भी ऐसी ही कुछ बात कर दीजिए। इल्जामात उन पर सिर्फ इल्जामात की हद तक नहीं रहे, प्रूव हुए और कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। ये अच्छी बात है ना कि देखिए वजीर आजम इमरान खान जो बात करते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आके अमल दरामद होता है। अवाम को सहूलियात भी दी जाती हैं, अवाम के लिए अच्छा भी किया जाता है। एक अच्छी और चीज़ की गई वो था सेहत का। तो अमेरिका के इंतखाबात दिलचस्प से दिलचस्प होते जा रहे हैं। खुदा को माने वो उसको सांस रुका हुआ ट्रम्प का, आप दिलचस्प कह रही हैं। अच्छा, ये इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी अवाम को इस दफा बहुत इंटरेस्ट है, मीम्स की वजह से भी है। और शायद ना जो वहां से कुछ मामलात रिपोर्ट हो रहे हैं वो धांधली का जो शोर है, जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात है, उससे मुतालिक हम रिलेट करते हैं पाकिस्तान के इंतखाबात। एनीवेज, जो कल के फिगर्स थे अभी तक वही हैं। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट लेकर जीत के करीब है, 6 वोट और देने के दरकार हैं और कहते हैं कि जल्द वोटों की गिनती मुकम्मल होगी। बिकॉज जाहिर है जो वोट पोस्टल बैलेट के जरिए उस दिन आए जिस दिन इंतखाब थे, वो 3 दिन लग जाते हैं उनके पहुंचने में, फिर उनकी गिनती का अमल है, ज़ाहिर उसमें टाइम लगता है। लेट्स सी। जो बाइडन बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई शक नहीं कि हम ही जीतेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तारीख में पहली बार मौजूदा सदर ने इंतखाब में करप्शन, धांधली और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। जो बाइडन सिर्फ 6 वोटों की दूरी पे हैं जो है व्हाइट हाउस के वकील बनने के। तो लेट्स सी, ये तो ना हो महक कि वो जीत तो जाए और ट्रंप साहब के मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों निकाला। ये भी मीम्स बनेगी मुझे लगता है। जब वो ये कहा था वोट को इज्जत दो वाली जब वो मीम बनेगी तो ये भी बनेगी। खैर, जो ट्रंप के हामी हैं वो उनकी जीत के लिए दुआ गए और ये हमेशा हम देखते हैं कि जब भी 2 पार्टीज होती हैं तो जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो दुआ गो करते नजर आते हैं, वो हमें दुआ करते नजर आते हैं। ट्रंप इंतजामिया में उनके रूहानी मुशीर के ओहदे पर रहने वाली पाला वाइट ने भी ट्रंप की जीत के लिए दुआ की। अच्छा, ये होता है, जाहिर है ना, ये होता है like this, वो दुआ तो करते हैं। बट एनीवेज बढ़ते हैं आगे और ये दुआ वायरल भी हो रही है। ये दुआ वायरल भी हो रही है। अच्छा, इसी इंतखाब से जुड़ी एक और खबर भी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सियाह फाम मुसलमान उम्मीदवारों ने विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा और डेलावेयर के कानून साज ऐवान का इंतखाब जीता है। अमेरिका में एक नई तारीख रकम के स्क्वाड का नाम भी इनको दिया जाता है। 3 मुस्लिम खवातीन इनमें शामिल है, तरक्की पसंद खवातीन है ये। लेट्स सी इससे चीज़ें कितनी बदलती हैं। जब बात खवातीन की हो रही है तो कहीं पर किसी ने किसी को कहा आंटी और फिर खाई चपेड़। आंटी जी। हाँ, और को आंटी, फिर पैगी जी चपेड़। ये हुआ ये कहाँ हुआ के साथ, मैं इसकी भी डिटेल्स आगे चल कर देंगे। लेकिन एक और खबर हमारे पास है, अच्छी खबर है ये, मुझे तो बड़ी अच्छी खबर, हम सबको अच्छी खबर ही लगती है क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं स्नैपचैट से मुताल्लिक के बड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है कि जो मैसेज आपने किसी को किया वो खुद ब खुद डिलीट हो जाता है वंस यू रेड दैट। तो व्हाट्सएप ने भी ऐसा फीचर मुतारिफ करा दिया है और वो कह रहे हैं कि जो भी पैगामात हैं वो खुद ही गायब हो जाएंगे एक स्पेसिफिक टाइम बाद। जो मैसेजेस है सिर्फ वही नहीं, सारे मैसेजेस
डिपेंड करता है अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने उस चैट पर, बट गैर मतलूब मैसेज भी कह रहे हैं इनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अप्लाई होगा महक सब पे। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने मैसेज किया मुझे, वो मैसेज में नहीं रीड कर रहा और काफी टाइम से रीड नहीं कर रहा, अच्छा वो डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को इग्नोर करना तो ये बेहतरीन तरीका है। ब्लॉक ना करें आप, इस तरह से इग्नोर कर दें। खैर ब्लॉक ना कर, इग्नोर कर। अभी हम बात करेंगे सोने की कीमत की, जिसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 1000 रुपए का एक इजाफा हुआ है फी तोला कीमत में, और ज़ाहिर है पिछले कई महीनों से हम ये देखते हैं। अबू धाबी की मशहूर शेख ज़ायद मस्जिद का दौरा किया है। ट्विटर पर मॉर्गन ने मस्जिद की तस्वीर शेयर की है और कैप्शन में लिखा है कि शेख ज़ायद मस्जिद की खूबसूरत सुबह। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मॉर्गन रिवायती हल्के नीले रंग के अमराती लिबास में मौजूद हैं और अहलिया के हमरा खलीजी मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। और ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने वहाँ के लिबास को ज़िबेदन किया। ये तो ज़ाहिर है, एक तो रिस्पेक्ट, दूसरा ये मैंडेटरी, खातून के लिए तो मैंडेटरी, बट ज़ाहिर है फॉर अ मैन इट्स नॉट, लेकिन उन्होंने इसको बड़े रिस्पेक्ट दी और वहीं के उस लिबास में वहाँ पर गए। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे, और खबर ये है छुट्टी नहीं मिलेगी बच्चों को, क्योंकि पहले बहुत छुट्टी मिल चुकी है और वालिदैन में खुशियों की लहरें दौड़ गई हैं, वेव्स, क्योंकि ज़ाहिर है पहले उन्होंने बहुत टाइम उनको घर में रखा और बच्चे इससे ज़ाहिर एक तो डिस्टर्ब हुए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि बाहर निकलें, ज़रा खेलें। उधर माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा बाहर निकलें, ये उनकी एक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्लस वो जो लर्निंग थी वो उनकी मुतासर हो रही थी। एनीवेज अब जो छुट्टी की बात है वो उससे मुतालिक कहा गया कि जहाँ होगी बर्फबारी वहाँ होगी छुट्टी, जहाँ पहाड़ है वहाँ बर्फबारी होगी। कराची में कटी पहाड़ी वहाँ बर्फबारी नहीं होती, यहाँ छुट्टी नहीं होगी, तो जहाँ होगी बर्फबारी वहाँ मिलेगी छुट्टी। हाँ, अच्छा वैसे कराची कटी पहाड़ी जो है मैं ये समझती कि वो ऐसे ही है जैसे हमारे मरी में होता है या इस तरह से। मैं नहीं थी कराची में। खैर वालिदैन जो है वो बेचारे कोविड के दौर में बड़ी उन्होंने जो है बच्चों को हर तरह से, माएँ जो हैं हर तरह की टीचर बनी रही हैं। और बेचारी जो है वो घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, ऑनलाइन क्लासेस होती तो ऐसा लगता था कि अम्मा की क्लास हो। यानी वो माँ ने तवे पे रोटी भी डाली हुई है, दूसरे बच्चे को खाना भी खिलाने, और तीसरे बच्चा जो बैठा हुआ जूम पे या स्काइप पे या वीडियो कॉल पे पढ़ रहा है उसको भी देखना। और बच्चे तो सो जाते थे, अम्मा क्लासें अटेंड कर रही होती थी। वालिदैन जो हैं उन्होंने क्या राय रखी है इस हवाले से वो आपको हम दिखाते हैं। हाल है वो ये है कि बच्चे एक दिन जाते हैं, एक दिन छुट्टी करते हैं, मतलब एक दिन एक सेशन होता है बच्चों का, दूसरे अगले दिन किसी और का सेशन होता है। तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छा फैसला कि नहीं होनी चाहिए। 8, 10, 12, 15 छुट्टियाँ करके भी बच्चों को छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं कि जी कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये है कि वैसे भी सर्दी काफ़ी होती है उन दौर में बच्चों में, और छोटे छोटे बच्चे छोटी क्लासों में छुट्टी, मेरे हिसाब में तो छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है फैसला, आगे बहुत छुट्टियाँ होगी, नहीं होनी चाहिए। कोरोना फैलता है जैसे अभी आजकल इम्कान है ज़्यादा होने का, तो मैं कहता हूँ कुछ दिन और इसको वेकेशन पे ही रखना चाहिए बच्चों को। जैसे कोरोना फैली हुई है तो मेरा ख्याल है कि सही है, होनी चाहिए, छुट्टियां होनी चाहिए। नहीं, सर्दियों की छुट्टियां तो होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियां जो हैं उसमें बच्चों को जुकाम वगैरह लगता है और मतलब माओं के लिए परेशानी का बायस होता है। नहीं, सर्दियों की होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम में मेरे ख्याल में कोरोना का ज़्यादा वो होता है, क्योंकि आप ये जुकाम वगैरह बच्चों को फ्लू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगता है छुट्टियाँ देनी ही पड़ेंगी, बिकॉज एंटिसिपेटेड स्मॉक भी होगी। आई डोंट नो कोरोना का क्या सीन है। भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, आगे बहुत नुकसान हुआ है स्कूल का, और तबीयत ख़राब होने से नहीं भी जा सकते तो वो एक अलग बात है। मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसकी एक वजह यह है कि पहले भी काफ़ी नुकसान हो चुका है बच्चों का। दूसरा है कि बच्चे घर की बजाय अगर रूटीन में रहें ना, वर्क में रहें, तो फिर अच्छे रहते हैं। नहीं, मौसम सरमा की छुट्टियाँ तो होनी चाहिए। जब ज़्यादा सर्दी होती है उससे सर्दी से बच्चे बीमार हो जाते हैं, छुट्टियाँ होनी तो वालिदैन की जो राय थी, और वालिदैन ये कह रहे हैं कि हो चलें आप दे दें छुट्टी, लेकिन कम छुट्टियाँ दें, ज़्यादा न दें। क्योंकि वालिदैन भी परेशान तो कम ही होती है, अगर ज़्यादा देंगे तो वालिदैन परेशान हो जाएंगे। परेशानी की बात हो रही है तो ज़रा कराची का हम रुख करते हैं। इसमें परेशानी नहीं बल्कि परेशानियाँ हैं। मसाइलिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसे रोशनियों का यानी उम्मीद का शहर कहा जाता है, यहाँ पर उम्मीदें दम तोड़ती नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। रोशनियों के शहर के तकरीबन हर दुकान पर सरकारी रेट लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन आवाम को इस रेट पर चीज़ें नहीं मिलती है। आवाम महंगाई का रोना रोते हैं,
कमिश्नर्स हों या डेप्यूटी कमिश्नर्स हों, कोई भी जिम्मेदारी निभाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई भी ऐसी कमेटी नहीं है जो कि हमें कंट्रोल करती हुई नज़र आए। नतीजा ये आता है कि आटा, दालें, चीनी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी वो नहीं है जो होना चाहिए। समंदर किनारे बसता है ये शहर, लेकिन यहाँ पर पानी भी नहीं है। K4 का जो मंसूबा लाने की बात हो रही थी वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ दावे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हुए हमें नज़र आते। तो गोया यहाँ पर एक मसला नहीं है बल्कि ये मसाइलिस्तान बन चुका है और ये कराची बड़ा आइडियल शहर है। एग्जैक्टली तो इन मसलों पर तो बात हम करेंगे, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है वो शेयर करते हैं आपसे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए हैं। बरतानिया से बरासत दुबई लाहौर पहुंचे हैं। उसामा दुरानी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। उसामा, डिटेल्स दीजिएगा और रिसीव करने कौन आए हैं? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो 7 माह के बाद लंदन से बरास्ता दुबई EK624 के जरिए जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और जो कयासा राय की जा रही थी कि वो क्योंकि शुगर कमीशन के अंदर उनका नाम आया था और ये कहा जा रहा था कि वो लाहौर जो पाकिस्तान से जो है वो बाहर जाकर बैठ गए हैं, लेकिन उन्होंने कयासा रायों को मुकम्मल तौर पर जो है वो गलत साबित किया और वो पाकिस्तान यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने मीडिया से जो है वो एक सवालों के जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहना ये था कि मैं जो है वो इलाज के लिए यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने कहा था इलाज की गर्ज से वो गए थे, अब वापस वतन पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने अपडेट किया। फिर से बात हम महंगाई की करते हैं। बात हम आज कराची की कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई हफ्तों से हम रोजाना मार्केट्स जाते हैं और वहां पर देखते हैं सिचुएशन क्या है। महंगाई तो है, लेकिन अगर मैं एक जुमला कहूं महंगाई नहीं है लेकिन महंगाई है, तो आप कहेंगे ये क्या जुमला हुआ? आप जरा सोचिए, लिस्ट जारी हो, उस पर रेट हो 80 रुपए अंडे का रेट, 214 रुपए मुर्गी का रेट, इसी तरह सब्जी और फल का रेट, लेकिन उस रेट पर आपको ना मिले तो फिर महंगाई है। और ये महंगाई के जिम्मेदार कौन है? जब सवाल इन दुकानदारों से हो, जब सवाल उन मिडिल मैन से हो, तो वो जवाब ये देते हैं हमें महंगा मिलता है, ओपन मंडी से महंगा मिलता है। अब सवाल फिर बनता है इंतजामिया से कि भैया ये जो रेट आप मुकर्रर करते हैं किस मैकेनिज्म के तहत, किस फॉर्मूले के तहत होता है और इसको चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं इस पर हो रहा? तो आज हम इसी अहम मामले पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन करें समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब। जफर भाई गुड मॉर्निंग कहेंगे। आप बहुत एक्टिव हैं, जाहिर है लोगों के हवाले से आप देखते भी हैं कि कितने लोग परेशान हैं, कितने ख़ानदान परेशान हैं। आपने पिछले 2-3 महीनों में ये देखा कि जो पहले परेशान नहीं था, जो पहले किसी ना किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, जिसके पहले कोई आमदनी का जरिया था, अब वो भी मुतासर होना शुरू हो गया? देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे जितने का 10 किलो आटे का थैला मिलेगा उतने रुपए किलो शिमला मिर्च मिलेगी। ठीक है, तो कंट्रोल तो किसी भी चीज़ का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सब्ज़ी आपके कंट्रोल में नहीं, मिर्चें आपके कंट्रोल में नहीं, चीनी और दीगर आटा ये सब आपके सामने। कहीं कह रहे हैं लाखों टन गंदम सड़ रही है, कहीं कह रहे हैं लाखों टन गंदम इंपोर्ट की जा रही है। तो निज़ाम तो कुछ है ही नहीं। जहाँ तक मार्केटों की बात की जाए, जिस तरह कोविड के 6 महीने गुजरे, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी है, और बिलखुसूस हम जिस शहर की बात कर रहे हैं कराची की, वो शहर है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का पीछे से ऐसा नहीं है सिस्टम के इनकी कोई ज़मीनें हों, इनका कोई जागीरदाराना निज़ाम हो या ख़ानदान में कोई एक बंदा ज़रूरी अपने वो रखता हो। ये लोग बेचारे सिंपल लोग हैं, यही कमाते हैं। और इनकी किस्मत की ख़राबी है कि अगर कराची शहर में आप रहते हैं तो सरकारी नौकरी आपका नसीब नहीं है। और अगर आप किसी वज़ीर मिनिस्टर को 15-20 लाख रुपए देकर अपने काबिल बेटे को सरकारी नौकरी पे लगवा भी लेंगे तो वो शायद 2 महीने बाद उसको मालूम होगा कि उसके साथ हाथ हो गया। अच्छा। तो जब इस शहर के अंदर कोटे की बुनियाद पे नौकरी ही नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में कोटे की बुनियाद पर दाखिला नहीं ले सकते हैं, तो ये जो 6 महीना लास्ट गुजरा है उसने जो प्राइवेट नौकरियों पे काम करे तो लोग उनकी कमर तोड़ दी है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आप यकीन जानिए, मैं कल एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में होकर आ रहा हूँ। एक खातून, उनका 2 बेटे और 5 बेटियाँ। एक बेटा 1 महीने पहले एक हादसे में मारा गया, बेगुनाह बिला वजह में, गलती से किसी गोली की नज़र हो गया। और दूसरा बेटा एक शेफ़ है एक अस्पताल, उसमें होटल में 17,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। कोविड हुआ, किसी अस्पताल में जगह नहीं थी, प्राइवेट अस्पताल ले गए, अस्पताल ने बोला 5-5.5 लाख का खर्चा होगा। सही। उस फैमिली ने अपनी 5 बेटियों का जेवर बेच के 5.5 लाख रुपए जमा करा दिया। अभी तक वालिद की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल इंतजामिया ने बोला 7 लाख रुपए और ले आओ। हालांकि जफर भाई ऐसे कई अस्पताल यहाँ मौजूद हैं जो कि यानी वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं, वो तो काम करते हैं। हमारा अपना वेलफेयर चल रहा है, कोविड का अस्पताल, लेकिन भरा हुआ क्या करें?
कोविड हॉस्पिटल इस वक्त भरा हुआ है, इस वक्त भरा, दैट मींस सेकंड वेव इज डेडली। नहीं इस पर हम आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप और हुनैन लखानी साहब हमने उस हॉस्पिटल से मुताल्लिक भी बात की, लेकिन जब हम बात महंगाई की कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी ऐड किया कि हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, वहाँ पर लोगों से बात की, स्पेशली दुकानदारों से जब बात की, जब सवाल किया कि भैया ये है लिस्ट, इस लिस्ट से मुताबिकत रखता हुआ माल क्यों नहीं मिल रहा, उस रेट पर माल क्यों नहीं मिल रहा, क्या जवाबात आए थे, ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। किसी दुकान पे नहीं देखा, किसी को छापा मारा उन्होंने, रेट कम किए हों, अभी तक तो कोई नजर नहीं। हर कोई मनमानी अपने रेट दे रहा है। वो कह रहे हैं जी पीछे से महंगा मिल रहा है, दाल है, इस पे रेट बढ़ने, गरीब आदमी क्या खाएगा? गोश्त की तो तवक्को ही नहीं है सर हमारे। ये फ्रूट का कारोबार है, मैं 6 लाख रुपए का कर्जदार हूँ, मंडी जाता हूँ, छुप के जाता हूँ। टाइगर फोर्स शिकायत दर्ज करा रही है, इंतजामिया कहती है हम एक्शन ले रहे हैं, हम जुर्माने आयद करें। आपको नजर आया रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना टाइगर फोर्स नजर आई यहाँ पे, ना ही कोई रिलीफ है। ये आलू किस तरह आपको मंडी से मिला? ये हमारे को 48 का जो है ना वो वहाँ से मिलता है। 48 रुपीज़ का आपको मिला है मंडी से। आप कितने का बेच रहे हैं? ये 60 रुपीज़ का। 24 साल का मेरा कैरियर है ये। कभी भी मंडी के अंदर तो आपने तो ये बात की कि मिला हो, वहाँ पर जरूरत ही नहीं है किसी को वहाँ पर बोलने की। तो आप अगर हमारे घरों में जाए ना तो फाका कशी है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये गरीब चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं है इधर, ये धंधा अपने बंद करने के लिए परेशान है। तो ये जो सूरत हाल थी, ये देख के लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब नहीं है, और अगर जब जवाब मिलता है तो वैसा जवाब होता है कि तसल्ली बख्श नहीं है। जफ़र भाई हमारे साथ ही मौजूद। जफ़र भाई, एक कमेटी अगर बनाई जाती है, उसका काम होता है काम करना, उसका काम होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उस पर शिकायत आ रही हैं, फिर उन शिकायत पर कार्रवाई करना। लेकिन शहर कायद में ऐसा कोई मौसर निज़ाम नहीं है। यानी जो ख़रीदने वाला है वो भी परेशान है, जो सेल करने वाला है वो भी परेशान है। इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम किससे सवाल करे? एक अलमिया ये भी है इस शहर के साथ कि आप इस शहर में किसी से सवाल नहीं कर सकते। आप किसके पास जाएंगे? आप किससे आप पूछेंगे किससे, और किस चीज़ का पूछेंगे? आप ये बोलेंगे हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं है, आप ये बोलेंगे हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है, एनजीओज देती हैं हमें एम्बुलेंसेज, आप बोलेंगे हमारे पास अस्पताल नहीं है, आप बोलेंगे बाज़ारों में रेट किसकी मर्जी से चल रहे हैं। आप किस चीज़ का शिकवा करेंगे? आज आपके शहर को, कराची शहर को अवार्ड दिया गया है कि दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। आप देखिए ज़रा कि मतलब इस बात के ऊपर किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस बात के ऊपर कम से कम वज़ीर ट्रांसपोर्ट या किसी शख्स को तो एक इस्तीफ़ा रिज़ाइन देना चाहिए था कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े शहर को, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, जिसको गंदगी, गलाजत, गटर, नाले और एक दाग यही रह गया था कि ट्रांसपोर्ट वो भी लेवल में। इसमें तो जफर भाई ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि माजी की हुकूमत ने काम नहीं किया, तो इनकी अपनी हुकूमत रही है। देखें, मैं आपसे, आप मुझे कराची की सबसे अच्छी शारा का नाम बता दें, आप चल के विजिट कर लें, कोई सड़क ही नहीं है कराची में। मतलब ये तो वाकईन लग रहा है कि या तो इनको टास्क मिला है कि इस शहर को आपने मोइंजोदड़ो बना देना है और कुछ ऐसा, क्योंकि देखें ना यहाँ सड़कें हैं, महंगाई आपके कंट्रोल भी नहीं। दूध माफिया को कंट्रोल कर लिया क्या आपने? किसी को भी नहीं कंट्रोल किया, लेकिन वो कहते हैं कि कंट्रोल किया नहीं है। कंट्रोल कर सकता है? दूध माफिया, गोश्त माफिया को आप कंट्रोल नहीं कर सके, आप ट्रांसपोर्ट माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके, आप टैंकर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके। कौन सी ऐसी माफिया है जिसको कंट्रोल कर जिसको आपने कंट्रोल कर लिया? मुझे लेकिन एक बात बताएं कि जब हम ये देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज तो एक्टिव नहीं है, और इसी तरह जब दुकानदारों से बात करें वो कहते हैं कि मंडी से हमें इस भाव मिलता है। मेरा सवाल ये, जो कमिश्नर्स होते हैं और ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, मजिस्ट्रेट्स जिन्होंने जुर्माने करने हैं, तो जब सवाल हम इनसे करते हैं, कमिश्नर कराची से करते हैं, वो कहते हैं हम जुर्माने करते हैं। अच्छा, बंदा इनसे पूछे कि भैया जिस दुकानदार ने फी किलो 100 रुपया एडिशनल लिया, अगर आपने दिन में उसे 1000-2000 जुर्माना कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो जुर्माना आपकी जेब में जा रहा है, एक सारिफ को तो नुकसान हो गया। देखें, मैं फिर आपको वही बात बोलूँगा, 4.5 करोड़ आबादी के शहर को आप 1 करोड़ या 1.5 करोड़ कह के उसको डिवाइड करें, उस पर 4 डिप्टी कमिश्नर लगा दें, 1 कमिश्नर लगा दें, क्या वो कवर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कराची है कितना बड़ा? मुझे कोई एक आदमी कराची का खड़ा होकर ये बात बताए कि मैंने पूरा कराची घूमा है, तो हम उसको कम से कम उसके लिए क्लैपिंग तो करेंगे। जो
कराची में पैदा हुआ, पूरा दिन उसने वहां पर पूरी जिंदगी गुजार ली, इवन देन वो भी क्लेम नहीं कर सकता कि पूरा कराची। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जफर भाई, क्योंकि जाहिर है कराची का सबसे बड़ा मसला ये कि जब तक सेंसस प्रॉपर नहीं होगा, जब तक गिना नहीं जाएगा, उसके बाद ही वसाइल का तयन होता है कि इतनी आबादी में रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। इसमें भी ये होता है कि करप्शन की गिनने में गिनती भी गलत। तो लेट्स सी इस पर अपडेट क्या है, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कराची की कर रहे हैं, कराची के मसलों की कर रहे हैं। तो जफर भाई क्योंकि साथ मौजूद हैं। जफर भाई, आप पूरा शहर में, ज़रा पहले भी हमने कहा कि पूरा शहर घूमना तो बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आप ज़रा बहुत से इलाकों में जाते हैं। जब हम बात ये करते हैं कि दुकानदार उस दाम चीज़ नहीं दे रहा, और जब हम बात ये करते हैं कि कराची में गिना ही नहीं गया आबादी, कितनी दुकानें गिनी गई हैं, वैसे कितनी दुकानें? देखिए, अगर मैं जनरल बात करूं, जो फूड आइटम्स की दुकानें तकरीबन 45,000 से ज़्यादा थी। 2013 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2013 में 45,000 से ज़्यादा थी। कौन सा ऐसा कॉर्नर का घर है जिसके नीचे दुकान नहीं होती और उसमें 5 दुकानों में से 3 दुकानें जनरल आइटम्स की नहीं? ऐसे ही है। इसी तरह से अगर मैं ठेलों की बात करूँ जो सब्जी और फल बेच रहे हैं, तो वो भी इतने ही होंगे। तो अगर 90,000 हम एवरेज रख के बात करें, तो चेक करने वाले कितने फूड इंस्पेक्टर आपको आज तक नजर आ गए? वैसे हमें तो एक भी नजर नहीं आया। खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? कौन आपके कंट्रोल में आएगा? और जहां माफियाज का राज हो। और फिर अगर मैं कहता हूं चले इन दुकानों को छोड़ें, आप अब शुरू करिए, अगर कोरंगी से शुरू करिए। कोरंगी 2.5 की होलसेल मार्केट, मली टंकी होलसेल मार्केट, फिर रऊफ मार्केट लियाकताबाद होलसेल, फिर उसके बाद करीमाबाद होलसेल, वाटर पंप होलसेल, गोर मार्केट नाजमाबाद होलसेल, फिर उसके बाद अभी तो हमें अभी वहाँ जाने ही नहीं, अभी हम 24 मार्केट, तुर्क मार्केट, बल्दिया, इधर ही घूमते रहेंगे। तो कुछ 85 तो होलसेल मार्केटें हैं जहाँ दिन में कई 100 कंटेनर खाली होते हैं। फिर उसके बाद वो पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। फिर उसके अलावा पता नहीं हज़ारों कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं। किसको आप कंट्रोल करेंगे? कौन सी रेट लिस्ट, कैसी रेट लिस्ट? अच्छा जरूर, ये तो आपने फूड इंस्पेक्टर की बात की, वो भी हमें नज़र तब आते हैं जब कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो, खुदा ना खासा जहरीला खाना खाने से किसी की हलाकत हो गई, फिर तो हमें नजर आते हैं। उसके बाद नजर आते हैं, उसके बाद कोई रिपोर्ट तो सामने नहीं, रिपोर्ट सामने शहर का अलमिया ये है। जहाज गिर जाए कोई रिपोर्ट नहीं, किमाड़ी पे लोग मर जाएं गैस से कोई रिपोर्ट नहीं। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा वाक़या, अभी इसी शहर के अंदर कोस्टर के अंदर लोग मरे के नहीं मरे जल के, 18 लोग जलते रहे, कोई बचाने वाला नहीं था। और वाक़या क्या हुआ? पैसे चार्ज करते हैं ट्रांसपोर्ट माफिया पेट्रोल के, चलाते सीएनजी के ऊपर। पेट्रोल के रेट कम हो जाएं, इनके पैसे कम नहीं होंगे। क्यों? माफियाज का राज है। और ये कराची शहर लावारिस शहर है, कराची शहर बर्बाद शहर है। कराची शहर के समंदर को ऊपर आप देखें, पूरे शहर का फजला वहाँ बहाया जा रहा है। जब आप लावारिस का लफ्ज इस्तेमाल करें, तो जो ये दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा पानी के मसले हल हो जाएंगे, जो कहते हैं ट्रांसपोर्ट के मसले हल हो जाएंगे, फिर क्या ये वाली वारिस नहीं है? नहीं, देखें यहाँ पर कराची के साथ तो बड़ा अफसोसनाक मरहला ये कि अगर कोई सियासतदान आता है तो वो कराची में अपनी सियासत का आगाज़ ही सफाई मुहिम के नाम से करता है। 10 रोज़ा झाड़ू लगाने की सफाई मुहिम, अगला आता है कहता है 25 रोज़ा मुहिम, उसका अगला आता है कहता है 100 रोज़ा मुहिम। कराची में किसका कंट्रोल है? कोई आता है ऐलान करता है इतने 100 अरब का पैकेज, उसके बाद अगला आता है कहता है उतने 100, उसके बाद कोई और आता है कहता है 1000 अरब का पैकेज, 1100 अरब का पैकेज, 1500 अरब का पैकेज। कराची शहर के साथ वो ज्यादती हो रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची शहर में दर्जनों लड़का डेली मारा जाता है मोबाइल छीनते हुए। क्यों? बाकी किसी और शहर में क्यों नहीं? क्योंकि उसकी माँ भूखी है घर में, उसकी बीवी भूखी है, उसके बच्चे भूखे हैं। इस शहर के साथ तो जो जुल्म हो जाए कम है, जो जुल्म हो जाए। लॉलेसनेस वाला फैक्टर अपनी जगह, और इसके साथ ही बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। जाहिर है जब जॉब्स नहीं होंगी तो सिचुएशन इस तरफ को जाएगी। और ये मसाइल यूँ तो पूरे पाकिस्तान के, बट ज़ाहिर है कराची बीइंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस कराची को कर रहे हैं। बट अदरवाइज इशूज़ हैं, वो चाहे महंगाई क्यों, रेट लिस्ट को फॉलो ना करना, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। ज़फर भाई, जब आप बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माफिया, और आप भी खुद कहते हैं कि इतना बड़ा शहर है जिसको गिना भी सही से नहीं गया, तो कैसे कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स या कमिश्नर कराची उस पर अमल दरामद कराएं? अगर कराना चाहें, अगर विल हो, अगर नीयत हो, तो क्या करा नहीं सकते? मैं समझता हूँ फिर वही बात है कि जब तक असल, देखें मेरे पास पेपर इतना बड़ा है और काम इतना ज्यादा है, कैसे मुमकिन इतना ही कर लें? इतना ही, हाँ, इतना अगर चाहे तो कर सकते हैं, इतना ही अगर चाहे ना, अगर चाहे वाली बात नहीं कर सकते। अच्छा, आपने मिसाल दी बाकी शहरों की, बाकी शहरों में आपने कहा ऐसा नहीं होता, क्राइम वहां पर भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कराची के निस्बत वहां पर थोड़ा कम। अगर आपकी जेब से मोबाइल बाहर आए और छिन जाए, ऐसा कहीं और नहीं होता। ऐसा आप कह रहे हैं कराची में ही होता है। इसकी वजह आपको क्या लगता है? इसकी वजह बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। देखिए, कराची का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान, उसके लिए नौकरी नहीं है। ये एक सच है, ये इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें, समझें, बात यह है
कोटा सिस्टम के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, सरकारी नौकरी कराची का नौजवान नहीं सोच सकता कि उसको मिलेगी। तो जब तक जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आएगी। थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। और जब हम बात लवारिस कराची के मसलों की कर रहे हैं तो उसमें बुनियादी मसला क्या है कि हमें ठीक से गिना ही नहीं गया। जब ठीक से गिना ही नहीं गया तो ये तयन कैसे होगा कि वसाइल आपके कितने रिक्वायर्ड हैं। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। हाफिज साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे। हाफिज साहब, जितनी भी बहस कर लें वो ख़त्म यहाँ पर ही हो जाती है कि गिना ही नहीं गया। हक दो कराची को, आपने इस कैंपेन को लीड किया कराची में, मुझे आप ज़रा बताएं उसके रिजल्ट्स क्या आए। सिंध हुकूमत ने ऐसा कौन सा वादा आपसे किया कि जिसके बाद आपको लगता है कि अब शायद थोड़ा इत्मीनान आएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी हमारी सीएम साहब से परसों मुलाकात हुई है, हम गवर्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वफाक और सूबों के नुमाइंदे हैं। और 11 तारीख को गालिबन ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आबादी का मसला सर फहरिस्त होना चाहिए, जो कि एजेंडे पे अभी फ़िलहाल तो है। अफसोस की बात यह है कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसमें कराची की आधी आबादी लोग खा गए। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सन 72 से जो मरदमशुमारियाँ चल रही हैं उनके साथ यही सलूक किया जाता है और कोई आवाज़ नहीं होती। ज़ाहिर है कि अभी जो आखिरी 2 मरदमशुमारियाँ हैं, अगर आप ले लें 98 की और उसके बाद 2017 की, तो जो शहर की नुमाइंदगी रखने वाले लोग थे उनको चाहिए था ना कि कम से कम इसके ऊपर मौसर आवाज़ तो बुलंद करते। लेकिन सबके वजारतें चलती रहीं, हुकूमतों में शामिल होते रहे, हड़तालें भी चलती रहीं, अपना धंधा भी चलता रहा, भत्ते भी चलते रहे। लेकिन कराची के इस जेन्युइन मसले के ऊपर, जिसके नतीजे में पूरी नुमाइंदगी का निज़ाम भी बनता है। मसलन मैं आपसे कहूँ कि अगर मरदमशुमारी ठीक से नहीं होती तो उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कि 2 बहुत अहम मसले हैं। एक तो ये कि जब आप शहर को गिनेंगे ही नहीं, उसकी आबादी का अंदाज़ा ही नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में आप जो है वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे, आप उसके नतीजे में शहर का इंतज़ाम कैसे करेंगे, शहर में प्राइस कंट्रोल कैसे करेंगे, आप शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम क्या बनाएंगे, आप कितने लोगों के लिए झाड़ू लगवाएंगे, आप कितने लोगों को पानी फराम करेंगे, आप कितने लोगों के लिए गटर और सीवरेज का निज़ाम बनाएंगे। आधी आबादी दिखाएंगे तो आपके मनसूबे भी आधे ही होंगे, वो अलग बात है कि इन मंसूबों पर भी अमल नहीं होता। हाफिज साहब, आधी आबादी, लेकिन आधी आबादी दिखाने से फ़ायदा क्या हासिल होता है? फ़ायदा 2 हासिल होते हैं। देखें, एक मिली भिगत है तमाम लोगों की। एक तो आप ये समझ लें कि कराची जो है ना, उसके साथ एक खुदा वास्ते का बैर है वफाकी हुकूमतों को भी और सूबाई हुकूमतों को। और ये आज से नहीं है, तवील अरसे से चला आ रहा है। इस कराची ने पता नहीं इन लोगों के साथ क्या किया है कि जिसके नतीजे में यहाँ इसको महरूम इब्ने महरूम रखते हैं। कराची 41% अभी टैक्स की रिपोर्ट आई है ना, कराची का इनकम टैक्स कराची के जो लोगों ने दिया है वो एक तरफ, पूरे मुल्क का इनकम टैक्स एक तरफ। कोई स्पेशल मराद दी गई इस शहर को? नो। एक्सपोर्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया सियालकोट को, सिर्फ $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट पर। हम यहाँ पर जो है वो 54% जो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट होती है वो कराची करता है। आपने कराची को क्यों नहीं डिक्लेयर किया? उसके नतीजे में सियालकोट को वो मराहत मिल गई, वो फंड्स मिल गए, लेकिन कराची जैसे शहर को वो इजाफी एक आना भी देने के लिए तैयार नहीं, और जो उसका हक है वो भी नहीं दे रहे। इजाफी क्या देंगे? हम तो कहते हैं कि हम जितना टैक्स जनरेट करते हैं और जितना रेवेन्यू देते हैं उसका जो है वो चंद % अगर आप कराची की डेवलपमेंट के लिए रख दें तो हमें खैराती पैकेजों की ज़रूरत नहीं है और आपके ऐलानात की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा हक है ये, हमें क्यों आप खैरात के ऊपर ऐलानात करते हैं और वो भी आप जो है धोखा देते हैं और कुछ भी नहीं देते। अब आबादी के गिनने का दूसरा मसला वो है नुमाइंदगी का मसला। ये जो यहाँ हमारे शहर में नारे लगते हैं ना, मैं महाजिर तू सिंधी, मैं सिंधी तू महाजिर, और मेरा सूबा और तेरा सूबा, ये सब मसले रिजॉल्व हो जाएंगे अगर कराची की आबादी को ठीक गिन लिया गया। तो सिंध की जो मजमूई आबादी है उसमें कराची की आबादी तकरीबन आधी हो जाएगी। जब आधी हो जाएगी तो सूबाई असम्बली की सीटें भी आधी हो जाएंगी। फिर वडेरे और जागीरदार अपनी ताकत की बुनियाद पर मकामी सिंधियों का इस्तेहसाल करके और हारियों का इस्तेहसाल करके जो जाली जमहूरियत के जरिए से हम पर बराजमान है और हमारी किस्मत के फैसले करते हैं, फिर वो नहीं कर सकेंगे। फिर कराची के लोग जब वोट डालेंगे तो उनको ये पता होगा कि इनको हम पकड़ेंगे कि ये हमारे तमन्नाओं का सौदा तो नहीं कर रहा। अभी तो ये कहते हैं कि यार हमारी अक्सरियत नहीं है, हम क्या करें। और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर हम पर फैसले होते हैं कि ये फ्रॉड किस्म का बल्दियाती बिल हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है, हमारे इख्तियार को छीन लिया जाता है। ये मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा रहा है, ये पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है। ये सिंध में जो है वो 95% रेवेन्यू कराची शहर जनरेट करके देता है। और इसके साथ सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का सलूक तो देखें आप एक एक चीज़ उठाकर देखते चले जाइए।
फिर बल्दियाती इदारों में जब आप यूनियन काउंसिलों के अंदर पैसे देते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं, इस वक्त तकरीबन 1500 यूनियन काउंसिलें हैं, जब यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिलें पूरे सिंध के अंदर, जिसमें से कराची में सिर्फ ये 200 की तादाद में 210, ठीक है। अब 5-5 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो आप मुझे खुद बताएं कि आधी आबादी के शहर को आप क्या सलूक कर रहे हैं कि उसको मिल रहा है अगर एक, तो पूरे सिंध में 8 में से 1 आपको दिया जा रहा है, जबकि आप हैं आधे। तो ये तो बड़ा जुल्म है ना। तो फिर तासुब नहीं पैदा होगा तो क्या होगा? फिर तासुब पैदा करके कुछ लोग अपनी दुकान चमकाते हैं, फिर 30-35 साल हम इस तासुब की लहर के नतीजे में बर्बाद होते चले जाते हैं। लोग खुद हमारे ही लोग हमारा इस्तेहसाल करने लग गए। तो ये चाहते ही ये हैं, ये जो माफियाई हुकूमतें होती हैं, ये चाहती हैं कि इसी तरह के हालात रहें ताकि यहाँ पर लोग अपना तासुब दिखाते रहें, वहाँ पर वो दिखाते रहें, लिसानी बुनियादों पर तकसीम करो और सबका इस्तेहसाल करो। अच्छा, इसलिए हम समझते हैं नुमाइंदगी ठीक होनी चाहिए। हमने देखा कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी बड़ी इस पर बात करते हैं, आप भी इस पर बात कर रहे हैं, और जमात इस्लामी ने हुकूक कराची रैली भी निकाली थी। तो इस क्यों, जो कि आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठ के सवाल उठा रहे हैं, क्यों का इसका जवाब आपको मिला अपनी रैलियों के थ्रू? आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो आपने इस चीज़ को रजिस्टर कराया, इन चीज़ों का आपको जवाब कहीं से मिला ऐसा कि आप सेटिस्फाई हों? देखें, सेटिस्फेक्शन तो उस वक्त होगी जब हमारा मसला हल होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस शहर में स्टेक रखती है, जमात इस्लामी ने इस शहर की खिदमत की है। अभी आप बता रहे थे ना कि आप ये कि जब कोई काम करता है कुछ तो काम करें, तो हमारे इस समय जब इतना सा इख्तियार आया था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया था, नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने। हम तो अपने हिस्से का काम बगैर किसी हुकूमत के भी कर रहे हैं, कोरोना हो या बारिश हो, हम तो सड़कों पर होते हैं, लोगों की घरों पर होते हैं, खिदमत करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रैलियां और जलसे जुलूस, ये कोई सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है लोगों का। हमने रेफरेंडम किया तो हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो इसमें अपना कंसर्न जाहिर किया, और जमात इस्लामी इस तहरीक को छोड़ नहीं रही है, लेकर चल रही है, और हम इसको मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। और आप मैं बताऊँ कि देखें फ़र्क पड़ता है। अब CM साहब से हमने कहा है कि देखें, अब हमारा एक पॉलिटिकल, जब एक आपने एक टर्मोइल आप पैदा करते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, कुव्वत बनते हैं, तो उसके नतीजे में फिर लोग बैठकर आपसे बात करते हैं। हमने उनसे वाजे कर दिया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध, पूरे सिंध की आबादी का मसला ना, हम उनसे यही तो कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि सिंध की आबादी कम शो की गई है, तो फिर उसमें आपको यह भी कहना चाहिए कि सिंध में स्पेशली कराची की आबादी शो की गई है। आप कराची को सिंध का हिस्सा क्यों नहीं समझते? दोबारा से गिन लिया जाए, ये आसान मरहला होगा? हुकूमत मान जाएगी, हुकूमतें मान जाएंगी, स्टेक होल्डर्स मान जाएंगे? एक हफ्ते का काम है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो और अगर ठीक से गिन लिया जाता है, इसी तरह से हुई है, अगर ठीक से गिन लिया जाता है, तो क्या कराची अलग सूबा बनने के ट्रैक पर चल पड़ेगा? नहीं भाई, इसको गिनने से तो ये देखें, जिन लोगों को ये फियर है ना, और जो लोग इसकी बुनियाद पर सियासत करके लोगों को तकसीम करके कुछ तो खून करना चाहते हैं, उनके मसले का हल ही है कि आप इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर हमें ठीक गिन लिया जाए और ठीक इख्तियार दे दिया जाए, जो शहर का इख्तियार है वो शहर को मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक से गिन लिया जाए, शहर का इख्तियार शहर को दे दिया जाए, तो मसाइल हल होने की डगर पर हम चल पड़ेंगे। हल चुटकी बजाते हुए नहीं होगा। हाफिज नईम और रहमान साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक से गिना जाए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मामले को CM सिंध मुराद अली शाह साहब उठाएंगे, लेट्स सी उस पर होता है क्या है। अब हम जरा बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे किए गए फैसलों की। मौशी मैदान में पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे हो रहा है और कैसे फ़ायदा होगा। हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान इमरान खान साहब ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए तारीखी मराहत का ऐलान किया। उसके बाद 2-3 रोज़ पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए कहा गया कि आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करें, मुफ्त बिजली देंगे आपको, सस्ती बिजली देंगे आपको, आप 24 आवर्स अपनी इंडस्ट्रीज को चलाएं, ऑर्डर्स लें, ऑर्डर्स पूरे करें, ताकि इससे हॉट मनी आए, इससे डॉलर आए। तो इस अहम टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ ज़िया साहब, एक्सपोर्टर हैं। मैं सबसे पहले काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, थोड़ा सा समझाएंगे इस खबर के बाद कि जबकि इमरान खान साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाएं, बिजली का मसला हम हल करेंगे, बिजली आपको सस्ती मिलेगी, इसके बाद ये कितनी इत्मीनान बख्श खबर है? अब इन एक्चुअल हो क्या रहा है? क्या वाकई इंडस्ट्रीज़ उसी पेस पर चल रही हैं? देखें, सबसे पहले जब PTI की गवर्नमेंट इन पावर हुई थी और इन्होंने सबसे पहले आके मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे मियाँ असलम इकबाल साहब और रज़ाक दाऊद साहब जो टेक्सटाइल को भी देख रहे हैं,
उन्होंने आके ये नारा लगाया था कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेंगे और समहाउ उन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। और अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया है बिजली के प्राइसों के ऊपर, इन्होंने ऑफ पीक आवर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। ऑफ पीक आवर का मतलब ये है कि जो इन्होंने शाम के टाइम पे जब बिजली के रेट्स जैसे जैसे टाइम गुजरता था बिजली के रेट्स में इजाफा हो जाता था और बिल में चार्जिंग उस नए रेट के ऊपर इजाफी रेट के ऊपर होती थी। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इजाफी रेट्स जो है जो पीक आवर रेट है वो पूरी इंडस्ट्री अक्रॉस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़त्म कर दिया सारी इंडस्ट्री के लिए कि ऑफ पीक रेट चलेंगे और एक ही फ्लैट रेट के ऊपर सबको बिलिंग होगी। और उसके बाद जो अगली जो चीज़ है कि 1 नवंबर से ऑनवर्ड जो है जितनी भी इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर जितने उन्होंने कंज्यूम किया हुआ है अगर उससे ज़्यादा इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जून 30, 2021 तक। बिल्कुल ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। बस एक जुमले में मुझे बता दें कि एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपोर्ट्स कितने % बढ़ जाएंगी अब? सर एक्सपोर्ट तो जैसे आप देखेंगे कंटिन्यूसली आफ्टर कोविड जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ी और लास्ट मंथ के जो फिगर हैं वो 10.34 है विदाउट ये बिजली का जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है उसके बगैर 10% का इंक्रीज़ है। और अगर यही बिजली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इवन रॉ मटेरियल्स और जितनी भी हमने एक्सपोर्ट करनी है गुड्स और उसके अंदर जब ये बिजली की कॉस्ट जो है वो हम ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है 10 से 15% का इजाफा तो ये मामूली बात है जो हम अगले महीने में देखेंगे। ग्रेट ग्रेट। ठीक, अब खुर्रम भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम आप कहिएगा, आपकी तो बड़ी गहरी निगाह होती है, तो वज़ीर आज़म का जो ये ऐलान है जैसा कि काशिफ भी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो गया है, तो क्या हम ये समझें कि अब मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में है और सब अच्छा होने की रिपोर्टें अब सामने आएंगी? ये कहते हैं खुर्रम इसको ये मास्टर स्ट्रोक है इमरान खान का। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा क्योंकि इससे बहुत बड़ी और भी चीजें हैं जिसपे इस वक्त गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। हाँ ये कहा जा सकता है कि मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए कि जो पोस्ट कोविड इकोनॉमी खुली है इसके बाद थोड़ी सी बेहतरी नजर आना शुरू हुई है। अब हम जो प्री कोविड था, प्री कोविड से पहले यानी कि कोविड से पहले जो इकोनॉमी की हालत थी उसके लेवल में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। ये अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। और साथ साथ ये अच्छी बात है कि जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी के 2 इश्यूज हमारे पास रहे हैं। हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी अच्छी खासी है, हम सिर्फ उसकी सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं बना सकते अपनी इंडस्ट्री को और महंगी बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये 2 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब ये जो किया है कि एडिशनल बिजली जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए 25% कट करके और बड़ी छोटी के लिए 50%, बड़ी के लिए 25% कट करना है और पीक आवर्स को भी नॉर्मलाइज कर दिया है। ये अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेन से एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉरेन से तो नहीं आएगा, फॉरेन से तो नहीं खुर्रम साहब। लेकिन मुझे ये बताएं खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी 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 मैं ये सवाल करना चाहता था आपसे। इस वक्त जो है टोटल कैपेसिटी पे हम लोग चल रहे हैं इसलिए फॉरेन इम्पैक्ट आ नहीं सकता। ओके, नहीं कैपेसिटी बढ़ानी होगी, राइट, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, नई शायद लेबर भी आपको रखनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन खुर्रम जब हम कहते हैं कि इस वक्त इन हालात को देखते हुए कि जबकि भारत में इंडस्ट्रीज लेट खुल रही हैं, बांग्लादेश में लेट खुल रही हैं, वियतनाम में लेट खुल रही हैं, यानी वो ममालिक जहां पर इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे थे वो ऑर्डर्स जो कि बहुत पहले दहाइयों पहले पाकिस्तान को ही मिलते थे, फिर इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई बांग्लादेश में, अब वो ऑर्डर्स वापस पाकिस्तान को मिलना, दैट्स राइट के टाइम लगेगा। बट आपको लगता है कि हम इसे कूप अप कर पाएंगे, हम इस वैक्यूम को फिल करने के लिए फौरन से इकदाम ले पाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज कर पाएंगी? देखिए यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस वक्त बहुत बड़ी है, यानी कि रीरूट हो रहा है बांग्लादेश से, चाइना से और वियतनाम से, या खासकर चाइना और बांग्लादेश और इंडिया से भी, क्योंकि इंडिया बंद है, आपका आधा अभी भी बंद है और बांग्लादेश है। इसकी वजह से आपके पास ऑर्डर्स तो आ रहे हैं बट मसला सिर्फ यही है कि हमारे पास कैपेसिटी फुल है। इस पर बात करते हैं खुर्रम, अभी प्लीज साथ रहे, काशिफ साहब से इस पर रिस्पांस ले लेते हैं। काशिफ साहब, ये जो बात खुर्रम साहब भी कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इस वक्त, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी पर काम करना पड़ेगा, हम अभी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री विद दैट, या आपको लगता है कि नहीं हम इसको बढ़ा पाएंगे फौरन से? मैं खुर्रम साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि नो डाउट इस टाइम पे पाकिस्तान में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ माह के फिगर्स अगर उठा के देखें, जिस तरह लास्ट मंथ के जो फिगर्स हैं उसमें 10% एक्सपोर्ट ने इंक्रीज़ की है। दैट्स मीन के आप अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कैपेसिटी को इन्हांस भी कर रहे हैं
और जितने इंडस्ट्रीज हैं, और ये जो 10% इंक्रीज़ का जो फिगर्स आए हैं ये तभी आए हैं कि जब हर इंडस्ट्री जो है वो अपने पीक पे चलने के बाद अपनी एक्सटेंशंस कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो फोरकास्ट की जा रही है वो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फोरकास्ट यही है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए हालात बहुत अच्छे हैं, जिसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपेंशन की तरफ लोग जा चुके हैं। दैट मींस खुरम फिर इनकी बात से हम ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। देखें, अभी आपके पास एक्सपोर्ट्स के नंबर्स नजर आएंगे, लेकिन इशू ये है कि कैपेसिटी हमारे पास फुल है। अगर हम टाइम पे एक्सपेंशन कर लेते हैं, एनर्जी का इशू आपका आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहा है, टाइम पे एक्सपेंशन करते हैं और अगले 3 से 4 महीने में हम अपनी कैपेसिटी थोड़ी इंप्रूव कर लेते हैं, तो नेचुरली ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक, काशिफ, इस सिचुएशन को सस्टेन करने के लिए इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं? बिकॉज अभी ऑर्डर इसलिए मिल रहे हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं खुली, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिर ऑर्डर्स बाद में भी पाकिस्तान को मिले? जी, सस्टेनेबिलिटी के लिए मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट का जो इकदाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, और जिस तरह इमरान खान साहब ने फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ये अनाउंस किया है एसएमई सेक्टर के लिए, देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है ये हमारा छोटे से छोटा जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है ये उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, नॉट जस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये एसएमईज के लिए भी है। और जब ये चीज़ें उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होंगी ये बेनिफिशियल उनके लिए भी होगा। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कम होगी, और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। इन दोनों चीज़ों को जब पैरेलल लेके चलेंगे तो नो डाउट ये हम सस्टेन भी करेंगे और फ्लो बिल्कुल ठीक। अब मैं और महक एक्चुअली कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि एक और भी मामला है वो सीमेंट का ना, कि हम देखा कि अचानक उसकी फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। तो खुरम, आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी असल वजह क्या है? जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, इसका रीज़न आप ये समझ रहे हैं या कोई और वजह है? क्योंकि यकीनन पाकिस्तानी मईशत के लिए ये भी अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली। देखें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जो डिसीजंस लिए गए हैं पिछले 2-3 महीनों में डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और क्योंकि एक तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन डेफिसिट स्टोरी है हमारी, हम वैसे ही हमारे यहाँ तकरीबन 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, वो तो है ही अपनी जगह। और ये जो बैंकों ने भी अब पैसे देना शुरू किए हैं रियल एस्टेट स्कीम में प्राइम मिनिस्टर की, तो आहिस्ता आहिस्ता नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट आपके पास नंबर्स नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और ये बल्कि कहना चाहिए कि खुरम के इसके तो बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं, एक तो इंडस्ट्री को और दूसरा उससे काम शहरी को भी जिसका अपना घर नहीं था, ख्वाब तो था लेकिन घर नहीं था, अपना घर बना पाएगा। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब साथ मौजूद है। काशिफ ज़िया साहब आपका भी शुक्रिया। और पान तरक्की की डगर पर चल पड़ा है, दुरुस्त समत में हम चल पड़े हैं। इमरान खान साहब ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं और हमें इन स्टेप्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एक ब्रेक भी लेनी है। वापस आते हैं। डू अप्रिशिएट आवर ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की कि जब वो बात करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, तो आपका दिल खुश होता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ टेंस माहौल में अगर कुछ चुटकुला छोड़ दिया जाए तो बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा भला भी लगता है, सुनकर अच्छा लगता है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारी सियासत में हैं, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको कुछ अरसे की मिली थी छुट्टी, यानी जिस पोर्टफोलियो पर वो थी वहां से उनको कहा था कि अभी जरा आप आराम कीजिए, अब वो दोबारा से घन गरज के लिए तैयार हैं। बात मैं कर रहा हूँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। पहले वो वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी थी, लेकिन अब वो सीएम बुज़दार साहब की मुआविन खुसूसी हैं। तो आज हमें वो ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन को वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो फिरदौस साहिबा बहुत बहुत मुबारकबाद इस पोर्टफोलियो के लिए। और अब मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयार हैं, आस्तीन आप चढ़ा रही हैं। कितनी फ्रेश लग रही हैं। बिल्कुल तैयार हूँ और रिंग में हूँ। पंच खाने के लिए भी और पंच मारने के लिए भी। पहला पंच किसको मारेंगी? यानी इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला कोरोना है, लेकिन कोरोना को और दुश्मनों को इस वक्त दुश्मन कोरोना को पंच नहीं मारना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वायरस। वहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। यस फिरदौस साहिबा, क्योंकि अब जरा हम बात तो इसकी कर रहे हैं कोरोना की, और इस वक्त हम सेकंड वेव से एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है। पंजाब ज़ाहिर है सूबा जब हम इसकी बात करते हैं आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पर अब ज़ाहिर खबरें आ रही हैं कि कोरोना
ज़ाहिर फैल रहा है। हुकूमत के लिए परेशानी है या नहीं? हुकूमत कहते हैं कि हमने पहली वेव से बड़ा कुछ सीख लिया है, हम अब बिल्कुल तैयार हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेहतरीन और हमें अब घबराने की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से सेकेंड वेव से निकल जाएंगे। देखिए, ये तो एक पूरी इंटरनेशनली और ग्लोबली आपने देखा है कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और हेल्थ केयर सेक्टर जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भी इस वायरस और इस चैलेंज को उस तरह से ओवरकम नहीं कर पाई और वहाँ पे भी डिज़ास्टर भी हुए और कैजुअलिटीज़ भी हुई और फिर उसकी रिपरकशंस भी हुई। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली इस हवाले से बेहतर रहा कि हमारी चूँकि जो रेजिस्टेंस है लोगों में, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और डे टू डे और इतने हेल्थ केयर हैज़र्ड्स रहे कि कोरोना जो है वो भी सहम गया और उसको भी पाकिस्तान के हवाले से जो है वो डेफिनेटली एक डिफरेंट किस्म की आपने देखी कि मोडेलिटी सामने आई। लेकिन अल्टीमेटली ये चैलेंज गवर्नमेंट्स के लिए रहा और हमारे लिए पंजाब की सतह पे बहुत ज़्यादा इसलिए कंसर्न है कि 12 करोड़ अवाम का ये सूबा है और ये जो सेकंड ब्रेक है या सेकंड फेज़ है, ये हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का है कि लोग अब इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं। वो जो एक खौफ था, ये एक लोगों के अंदर एक सेंस थी कि भाई ये एक चैलेंज है और उसको मीट करना है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए ईज़ आउट हुए और एहतियात नहीं हो रही। तो जहाँ बेहतियाती होगी और वो कांटेक्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली फिर उसका वाइड स्प्रेड होगा। तो हमें दोनों पे नज़र रखनी है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि लोगों को कर्टेल कर दें, कैद कर दें, उनके घरों में उनको महदूद कर दें। उससे भी आपको पता है कि उसकी रिपरकशंस बहुत नेगेटिव रही हैं और इकोनॉमी हमारी अब इस बिल्कुल पाकिस्तान मुतहम्मिल हो नहीं सकता। फिरदौस साहिबा, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम फिर से लॉकडाउन बिल्कुल ऐसे है। अच्छा आपा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जैसे चैलेंजेस की बात कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो बुज़दार सरकार को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है और बहुत काम भी किए पंजाब में। लाहौर हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, वो सहूलियात देने की कोशिश की गई जो सहूलियात के हकदार है, लेकिन फिर भी हमने एक चीज़ देखी कि बुज़दार और शहबाज का कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर अभी भी। तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए किस मिशन को लेकर आई हैं आप? किस तरह से बुज़दार सरकार को रिप्रेजेंट करेंगी कि अवाम के दिमागों से वो शहबाज निकल जाए? देखिए, ये पंजाब का कल्चर रहा है। मैं खुद चूँकि पंजाब से हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब से है, तो मैं इनके माइंडसेट को समझती हूँ। इस माइंडसेट में आप जितनी भी अच्छी अखलाकियात की, अच्छे मौज़ूआत की फ़िल्में बनाएं, वो दूसरे दिन ही सिनेमा की स्क्रीन से फ्लॉप होती रहीं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो ज़हन है वो मौला जट और नूरी नाथ के कल्चर को फॉलो करता है। बड़क ओए उन्हें गंडासा चाहिए, तो वो जहाँ गंडासा चाहिए और वो उस्मान बुज़दार साहब एक नरम गो तबा मजाज उनका इस तरह का है कि वो बढ़ के नहीं मारते और नमूदो नुमाइश पे यकीन नहीं रखते और वो सूडो किस्म के इंजीनियर्ड प्लांटेड मीडिया शोज़ और उनका फोकस है काम पर, को इनागुरेट नहीं करते और उनका फोकस काम पे है। तो अब आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इन 2 सालों के अंदर जिस तरह की रिफॉर्म्स पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, वो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं। फिरदौस साहिबा, ये ऐसी रिफॉर्म्स होती हैं कि इनके नताइज में वक्त लगता है। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अलमिया रहा है वो ये रहा कि जितनी भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो अब तक फाइलों में ही दफन रही। तो अब वक्त आ गया कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और जो परसेप्शन बिल्ड की गई उस्मान बुज़दार साहब की, उस परसेप्शन को बदला जाए और वो डूएबल, जो वर्केबल प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने किए हैं उनको आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाए और इसी असाइनमेंट को
करने के लिए वज़ीर आज़म देखा, इसीलिए आपको लेकर आए हैं ना इस चीज़ को, इस तब्दीली को लाने के लिए। अच्छा, आप नरम दिल की बात कर रहे हैं, तो ये भी कहिएगा कि सरदार उस्मान बुज़दार तो नरम दिल हैं, परवेज़ इलाही की तरह हम ये समझें? देखिए, परवेज़ इलाही भी ज़ाहिर है इस पंजाब की सियासत के काहम सुतून है और हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन देखना ये है कि उनकी पॉलिटिकल जो फोकस, टारगेट और अल्टीमेटली अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़े सूबे में पहली दफ़ा हुकूमत में आई है और यहाँ मजाज नहीं रहा लोगों का कि PMLN के अलावा शहबाज शरीफ की वो ज़िले सुबहानी शहनशाह आलम के ख़ानदान के अलावा किसी और को पंजाब के अंदर पजीराई मिले। तो ये इमरान खान साहब की उसी तब्दीली का कमाल है कि उन्होंने एक आम कॉमन मैन को इस सूबे से चुना और उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी। अब हमें परवेज़ इलाही साहब की सपोर्ट और उनकी बैकग्राउंड में जितनी फैसिलिटेशन और असिस्टेंस और ओनरशिप बुज़दार साहब को मिल रही है उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कि दोनों का कंपैरिजन इस हवाले से कि एक साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पसमानदा निगलेक्टेड एरिया, और एक सेंट्रल पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के जो रहने वाले वोटर्स हैं उन दोनों एरियाज़ में, सेंट्रल और साउथ में, उनकी जो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन और डिफरेंट है, उनकी ज़रूरियात डिफरेंट है, उनके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही बात। और उन लोगों को आपने बैलेंस करना है। बिल्कुल ठीक। और बैलेंस करने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि बैलेंस करने ही तो आप आई हैं, मामलात को किस तरह से खुश असलूबी से लेकर चलना है हुकूमत के, उसके लिए तो आप यहाँ पर आई। लेकिन मुझे बताएं फिरदौस साहिबा, फयाज हुसैन चौहान साहब ठीक काम नहीं कर रहे थे इसलिए आप आई हैं, और साथ ही ये बताएं कि आपको मालूम कब हुआ कि अब आप आने वाली हैं इस पोर्टफोलियो पे? फयाजुल हसन चौहान साहब जो उनकी असाइनमेंट थी उसको आसान तरीके से अंजाम दे रहे थे, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे मैस क्रिएट हो जाए, जहाँ पे बहुत सारे सियासी मरीज़ इकट्ठे हो जाएं और वो कैंसर बन जाए ज़्यादा जिस जगह पे, वहाँ फिर डॉक्टर आता है और वो सर्जरी करके वहाँ पे सफाई करता है। तो पंजाब में जो गंद इस वक्त आया सारा आपके सामने है, सियासी जो हमारे मुखालफिन का हर मोर्चा जो है उनसे जो बम्बारमेंट हुई है पाकिस्तान के कौमी इदारों पे, पाकिस्तान के कौमी सलामती पे, और अल्टीमेटली जो पंजाब के अंदर बैठा जाती उमरा का बयानिया है, उसने जिस तरह पाकिस्तान की साख को कमज़ोर करने के लिए कोशिशें और काविशें की हैं, तो ये अशद ज़रूरी था कि आपको कोई एक डॉक्टर चाहिए ना जो कि इन चीज़ों को वापस से मजबूत कर सके, अल्टीमेटली पॉलिटिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन कर सके। तो आप सर्जरी करने के लिए आ गई हैं यहाँ पे। अच्छा आपा, एक और चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, हमने देखा कि आप पहले बराजमान थी वज़ीर आज़म के उस पे, कि वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंट के उस पे, आप जब गई तो फिर बाजवा साहब आ गए, फिर अब बाजवा साहब भी चले गए, अभी वो भी जो है नशिस्त, वो भी कुर्सी खाली है, तो पंजाब के लिए आपको क्यों ज़्यादा रिकमेंड किया गया? आपको उस कुर्सी पे भी तो बिठाया जा सकता था, है ये आपकी अपनी विल थी कि अब मुझे पंजाब जाना है, अब ये नहीं कहना कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत पे मैंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं अपने हलके में फ़ोकस करूं और मैं अवॉइड करूं मीडिया पे, क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होनी थी, और मैंने जो स्टेटमेंट देनी थी, ज़ाहिर है आपको पता है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, और जब मैं किसी जगह पे भी आवाम के कटहरे में, अदालत में खड़ी होती हूँ, तो फिर बहुत सारे सवालात के जवाब भी मुझे देने हैं, और फिर मैंने वो सवालात पूछने भी हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें मैं गवर्नमेंट के लिए कोई नया मसला पैदा नहीं करना चाहती थी, और हमारे अपने लोग जो है, ज़ाहिर है PTI के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है
हर शख्स को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, तो उसका ये हक है कि वो सब की अकाउंटेबिलिटी भी करें, एहतसाब भी करें, और उसके साथ साथ जो एक सोशल मीडिया वॉर है, जो हर वो शख्स जो अपोजिशन को आड़े हाथों लेता है, अपोजिशन उसको आड़े हाथों लेती है थ्रू सोशल मीडिया। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस थे जिसको मैं अपने लीडरशिप के हदायत पे खामोशी इख्तियार की कि ताकि काउंटर अटैक ना हो और मेरी जमात के लिए मसाइल ना ये हो। उस वक्त जिस वक्त मेरी लीडरशिप मुतमईन हुई, उन्होंने मुझे क्लियरेंस शीट दी और हर चीज़ जो उसके साथ जुड़ी प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात की बुछाड़ थी वो ख़त्म हुई, तो मुझे मौका मिला कि मुझे काम करना। बिल्कुल ठीक। आपने क्लियरेंस की बात की, ऑप्शन दिया गया कि आपने, अच्छा ऑप्शन दिया गया आपको ऑप्शन दिया गया कि आप वफाक में जाना चाहते हैं या पंजाब में, ऑप्शन दिया गया? वफाक में मेरे पास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी के लिए भी ऑप्शन था, लेकिन मेरे हल्के को उसका कोई फ़ायदा ना होता, तो मुझे हल्के की चूँकि पॉलिटिक्स करनी है, तो जो पंजाब के अंदर सियासत करता है, पंजाब के अंदर उसको रह के अपने लोगों को रिलीफ देने का ज़्यादा बेहतरीन मौका मिलता है। तो इसलिए आपने ये चूज़ किया में आप और मुझे इसलिए चूज़ किया कि मेरे लोगों को मेरी वजह से, मेरे सूबे को, मेरी जमात को यहाँ फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट जो पिछले 10 साल नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में रही है, तो यहाँ वर्कर पिसा है PTI का। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो मामला बेहतर हो, हमारी एक बात और, पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक हो। बिल्कुल ठीक। और सेंट्रल पंजाब हमने सारा हारा है, हमारे पास सेंट्रल पंजाब में अक्सरियत से नून है, वहाँ डोमिनेट कर रही। एक बात और, पंजाब में काम करने की जरूरत है, एक बात और प्लीज बता दें, इमेज बिल्डिंग की जरूरत है। ठीक है, आपने अभी अब चंद लम्हों पहले आपने कहा कि क्लियरेंस चिट आपको मिली, आप पर कुछ इल्जामात भी थे कमीशन के से मुतालिक, इश्तिहारात के कमीशन से मुतालिक, आपने कहा क्लियरेंस चिट मिली, उस मामले की तहकीकात हुई, क्लियरेंस चिट मिली आपको उस पर भी? नहीं, देखिए बात यह है कि ये एक मेरे मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया, और मैं आपके उससे चैलेंज कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ, और अपने जितने भी मेरे सुनने वाले हैं मैं ओपनली उनको चैलेंज कर रही हूँ कि किसी शख्स के पास मेरे हवाले से किसी मेरे 1 साल के टेन्योर में मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए कोई बेनिफिट लिया हो, मैंने किसी को अब्लाइज किया है तो उसके इवज़ किसी जगह पे मुझे कोई बेनिफिट मिला है, और ये सारी बेहुदा नॉनसेंस किस्म की इल्ज़ाम तराशी जो है, यानी फिरदौस साहबा ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ थी, इस पर हुकूमत ने तहकीकात की हैं? इल्ज़ाम तराशियों के साथ जुड़ा जो एक, आपको पता है कि इमरान खान साहब किसी भी शख्स की तरफ जब कोई उंगली उठती है तो जब तक वो उसके हवाले से मुतमईन नहीं होते, उसको हर तरह से अपने सीक्रेट जो उनका स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए असेस नहीं कर लेते, तो वो दोबारा उसको किसी जगह प्लेस नहीं करते। तो ये मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा बयानिया था उन्होंने दोबारा मेरे पर ट्रस्ट किया, और इट मीन्स के जो बेसलेस प्रोपेगेंडा था और जो सारा एक नेगेटिविटी थी जो फैलाई गई, और उसमें बहुत सारे हमारे अपने लोग भी उसमें हिस्सेदार बने, लेकिन उसका नुकसान जो है वो पार्टी को भी हुआ। हाँ। और अल्टीमेटली अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, फिर नुकसान तो होता है। फिरदौस साहिबा ये बात और बड़ा किया। बिल्कुल, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल। फिरदौस साहिबा बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद हैं। आपको जो पोर्टफोलियो मिला है दैट क्लियरली शोज कि इमरान खान साहब ट्रस्ट यू। थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद और आपसे गुफ्तगू हमने की, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी थी और ज़ाहिर है कुछ पॉलिटिकल मामला भी थे, लेकिन अभी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी खबर है, वो सिंध हाई कोर्ट से है। अनोखा केस रिपोर्ट हुआ है, एक शहरी पहुंच चुका है अदालत और कहता है कि मुझे चरस पीने की इजाज़त दी जाए। अब ये मामला है क्या, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, कौन है ये शख्स? शुएब, ये गुलाम अख्तर साईं इनका नाम है और ये वकालत भी करते हैं पार्ट टाइम। इनका बहुत ही अनोखा किस्म का मुतालबा है अदालत से। इन्होंने बाज़ाब्ता ये इजाज़त मांगी है कि चर्स पीने की कानून में इजाज़त दी जाए और कम से कम 10 ग्राम चर्स रखने की इजाज़त दी जाए। उनका ये
दावा है कि कर्ज पीने से सेहत भी बेहतर रहती है, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि आप पर बताएं कि ऐसी अजीब सी दरख्वास्त पर क्या जुर्माना आयद करें, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मफाद आमा में दरख्वास्त लेकर आया हूँ, कई ममालिक में चर्स पीने की इजाजत है, गरीब आदमी है और 10 ग्राम चर्स पीने की इजाजत मांग रहे हैं, जैसे 10 ग्राम चर्स बहुत अच्छा, अदालत के क्या रिमार्क्स थे ये भी जरा बता दें इरफान। देखिए महक, अदालत ने ये जब शहरी का ये कहना था कि ये कई ममालिक में इसकी इजाजत है, तो अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि ये कहा कि अगर आपको ऐसे ममालिक में जाना है तो आप चले जाएं, पाकिस्तान में ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया। आप दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे। शौक द कोई मोल नहीं, ये भी एक शौक ही था ना जो दरखास्त गई थी। हाँ, मखा का फजूल शौक था, लेके पहुंच चुका था, होनी चाहिए थी इसको, तो जुर्माना होना चाहिए था। हुआ ना, हुआ जुर्माना। वो कह रहे हैं आयद कर देंगे अगर अब आपने कर देंगे। हाँ। हुआ तो नहीं ना फिर। खैर आगे बढ़ते हैं, शौक की बात कर लेते हैं। क्या शौक है इनका? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कबाइल के जिला महमद से ताल्लुक रखने वाले अली मुराद साहब के आज हम शौक की बात करेंगे। म्यूजिकोलॉजी में डिग्री हासिल की है। कबाइली नौजवान का ये सफर कैसा रहा, राहम यूसुफ जई की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपके उनसे मुलाकात भी कराएंगे। जिला मोमन जहां कभी बारूद के ढेर हुआ करते थे, अमन कायम हुआ तो नौजवानों को भी अपनी पसंद की तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। अली मुराद ने रिवायात से हटकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से म्यूजिक में डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। मैं महफिलों में जाया करता था, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, इवेंट्स के लिए, तो वो मेरा जो था एक शौक, उनकी तरफ मेरा रुझान काफ़ी बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको एक एकेडमिक लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जाके पढ़ सकूं। बाईस साल अली मुराद फोक मौसीकी की खिदमत करना चाहता है, जिसके लिए वो सूबे में कायम तमाम जामियात को अपना प्रपोजल भी भिजवा चुका है। यह हमारा जो पश्तो फोक म्यूज़िक है और साथ साथ में जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो अभी आजकल हम लोग नहीं सुनते, जो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हम एकेडमिक लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत मेरी है और उनको मैंने प्रपोजल दिए हुए। अली मुराद की म्यूजिकोलॉजी में डिग्री ने ये साबित कर दिया कि कबायली अजला के नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं। अली मुराद ने मौसीकी के जरिए अमन का पैगाम फैलाने का अज़म जाहिर किया है, जिसके लिए वो जल्द ही बैरून मुल्क जाएंगे। कैमरामैन असद अली के साथ राहम यूसुफ जई, समा, पेशावर। अली मुराद मोहम्मद एजेंसी से इनका ताल्लुक, म्यूजिकोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री इन्होंने हासिल की। रिपोर्ट आपको हमने दिखाई है, उन्हीं से मजीद बात करते हैं। अली ने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग अली, थोड़ा सा बताइएगा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेना और फिर म्यूजिकोलॉजी की तरफ जाना, म्यूजिक की तरफ जाना और फिर बाकायदा डिग्री, इस हवाले से फैमिली से परमिशन का मामला मुश्किल तो नहीं रहा? दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने इससे मुतालिक क्या कहा, उनकी राय क्या थी? बिकॉज हम डिस्कस करते हैं जब हम कोई डिग्री करते हैं कि अच्छा मैं डिग्री कर लूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात मुझे सामने बिल्कुल नहीं आई। मैंने घर पे जब बताया कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ म्यूज़िक कॉलेज में ही, तो घर वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया और अप्रिसिएशन के साथ साथ मतलब काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया। ना सिर्फ उन लोगों ने अप्रिशिएट किया बल्कि मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया इस बात को। अच्छा अली, ये बताएं, मोहम्मद एजेंसी का माहौल हमेशा से ज़ेरे बहस रहा है, तो इस तरह के माहौल में म्यूज़िक की डिग्री हासिल करने का ख्याल आना बड़ा मुनफरिद है। तो केपीके में म्यूज़िक को आम करने के लिए कुछ नया सोचा आपने?
जी, मैंने ज़रूर इस बारे में सोचा हुआ है कि इस स्टडीज़ को या इस सब्जेक्ट को या इस डिसिप्लिन को हम लोग कैसे इस मुआशरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो स्पेशली ये मुआशरा बहुत ही ज़्यादा वॉर इफेक्टेड जोन है और काफ़ी साइकोलॉजिकली इनको आर्ट के थ्रू मेरे ख्याल से एक तरह से ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है कि उनको हम लोग म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू और बाकी जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं इनकी ट्रीटमेंट की जाए, इन लोगों के हौसले बांध दी जाए थ्रू आर्ट। तो इस सिलसिले में मैंने काफ़ी काम शुरू किया हुआ है। मैं ख़ुद प्रपोजल्स दे चुका हूँ काफ़ी जगहों पर, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की मेरी बात चल रही है कि इन स्टडीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और लोगों को इसमें मौक़े दिए जाएं, जॉब से रिलेटेड भी, और इस तरह से मैंने सोचा हुआ। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आपने केपी की यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ अप्लाई किया है, बट मुझे यूके से मुतालिक बताया आपने वहाँ पर भी एथनो म्यूज़िक में मास्टर्स करने के लिए अप्लाई भी किया, स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया। म्यूज़िक को लेकर और फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? मैंने हाल ही में अप्लाई किया हुआ है एक बरतानवी स्कॉलरशिप, शिवनिंग स्कॉलरशिप के नाम से, और उसमें मैंने म्यूज़िकोलॉजी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो आगे पढ़ के मैंने ये सोचा हुआ है कि जब मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं एमफिल्स तक या इवन पीएचडी तक आगे पढ़ सकूं, जा सकूं, तो एक तो मेरे पास यूरोप का जो निज़ाम है आर्ट का और वहाँ के म्यूज़िक के कल्चर का, तो वो मेरे पास आ जाएगा, उनको मैं एक्सप्लोर कर सकूँगा और फिर मैं देखूँगा कि उन तक हम रसाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं आर्ट के या म्यूज़िक के हम उनके साथ लिंक कर सकें। तो वहाँ पे मैंने ये बात भी साथ साथ में सोची हुई है कि मैं इनको इम्प्लीमेंट फिर कैसे ओके, यानी मास्टर्स इन म्यूजिकोलॉजी और थीसिस होगा आपका एथनो म्यूजिक। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप अली। वक्त और होता तो आपसे और गाना भी सुनते, लेकिन चलिए, रिपोर्ट में आपने कुछ गुनगुनाया, बहुत अच्छा लगा वो रिपोर्ट देखकर भी। एनीवेज, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगे। कैसे? ज़रा हमारा सेगमेंट ऐसा होगा, हमारा पैनल साथ मौजूद होगा, आपके मसले और उनका हल इसी प्लेटफॉर्म से, यानी टोटका सेगमेंट। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको हम पता है कहाँ लेकर जा रहे हैं? नारायण का गाना। झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको लेके जा रहे हैं आपके मसलों की हल की तरफ, जो आपको रोजमर्रा जिंदगी में मसले होते हैं, उनका हल आपके किचन में मौजूद है। ऑप्शन दी थी ना, वीकेंड अच्छा जुले जाए। नहीं, कराची से नारायण तक का सफर बहुत लंबा है, अगर आप निकलेंगे भी तो आप संडे तक वापस नहीं आ सकते। नहीं, मैं तो लंबी छुट्टी की बात कर रहा था। चलिए वापस आ जाए। खैर, आपके जो मसले हैं उनका हल आपके घर के किचन में मौजूद है और इन मसलों को हल करवाने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुला लिया। We have डॉक्टर ईसा विद अस और हकीम रजा इलाही साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों गुड मॉर्निंग कहेंगे। गुर्दे की पथरी हो, शुगर कंट्रोल करने का गुर हो, बालों की मुकम्मल देखभाल है, या जो आजकल का बड़ा मसला है कि जरा सा नज़ला खांसी हुई और हमारा पहला ख्याल जाता है कोविड-19 की तरफ। नहीं भाई, ठीक है कोविड-19 है, बट इस मौसम में ये बड़े कॉमन मसाइल दहाइयों से हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है। जैसे मुझे खांसी हो जाती तो ये कहते हैं कि आपको तो लगता है कोविड हो गया। एक्चुअली मैं इनको तो वैसे कह भी नहीं सकता। आमिर लियाकत हुसैन साहब को फिलहाल तो हुआ, मैं अल्लाह सेहत उनको भी और अतूबा को भी। स्पेशली फ्राइडे को तो हमारे साथ शो में भी थे, उसके बाद मैं ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अभी तो हफ्ता तकरीबन गुजर गया है। आप भी करेंगे, बहुत बातें होंगी, पैनल की तरफ बढ़ नहीं रहे। कैसे डॉक्टर साहब, पहले किसकी तरफ जा रहे हैं? गुर्दे की पथरी का इलाज हो रहा है? मैं जा रहा हूँ पहले शुगर से बनने वाली एक बीमारी जिसे गैंग्रेन कहते हैं। ओके। आपने देखा होगा अक्सर जिनका शुगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है तो पाँव से जख्म स्टार्ट होता है। हाँ। फिर वो उसके बाद वो ब्लैक होना शुरू होता है तो मजबूरन उसको कटवाना पड़ता है। अच्छा, अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत कि अगर आपको डॉक्टर ने कह भी दिया है और आपके पास 15 दिन हैं अभी, उसके बाद आप ये करें, इंशाल्लाह आप कटने से बच जाएंगे। ओके। यानी कि इसको और ये घर की चीज़ों से आजमूदा है। आजमूदा प्लीज, मतलब आप समझ लेंगे ये क्लिनिक में मेडिसिन नहीं देता, मैं बोलता हूँ जाकर घर में बनाए। बिल्कुल ठीक। इतना ऑथेंटिक है
अच्छा, वो अपनी मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो अपनी ले रहा है मेडिसिन वो लेता रहेगा। उसके अलावा उसके अलावा उसने क्या करना है, सिर्फ 2 अल्लाह ताला की नेमतें, 100 ग्राम उसने लेना है तिलों का तेल। ठीक है, तिल सफ़ेद का तेल ले लें, ब्लैक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने लेने हैं फ्रेश नीम के पत्ते, मैं लाया था इसलिए। अच्छा, ये कितने चाहिए हमें? ये हमें चाहिए अराउंड, इसका पेस्ट बनेगा अच्छा 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून पेस्ट बनना चाहिए। उस लिहाज से हमें पत्ते आप डायरेक्ट इसमें पत्ते ना डालें, इसका इतना पेस्ट बना लें कि आपको 4 टेबल स्पून 100 ग्राम तिलों के तेल कर हल्की आंच पे पकाएं। एक बड़ी टहनी तोड़ के ले आए फिर? हाँ, मतलब लानी पड़ेगी। मैं भी अभी रास्ते से तोड़ के लाया। ठीक है, ठीक है। सो इजीली मिल जाते हैं। तो इसको आप हल्की आंच पे पकाएं। जब ये तेल में इसके पत्ते जल जाएं, अब इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा हो जाए उसके बाद इसको वापस बोतल में डाल दें। अब जहाँ ज़ख्म है शुगर वालों के वो ये लगाएं और साथ में अपनी दवाइयाँ खाएं। ठीक, साथ में हो सके तो 1 टीस्पून पनीर बोटी, जो कि 100 रुपये में अच्छी खासी मिल जाती है। पनीर बोटी आप 10-12 दिन के अंदर इसका मौजा देखें। वो ज़ख्म जिसको डॉक्टर ने उंगली, हाथ काटने का, पाँव काटने का कहा था, वो रिफिल हो जाता है। ये अल्लाह ताला की बहुत अच्छा। और ये दिन में एक दफ़ा आप इसका लेप कर लें? दिन में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें। अच्छा, आराम से इसके ऊपर पट्टी लगाएं, साथ साथ अपनी मेडिकेशन जो भी आपकी चल, हर मौसम में मुफीद है। हर मौसम में मुफीद है। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है शुगर, यानी कि आप किसी की भी मेडिसिन पे हैं बट कंट्रोल नहीं हो रही है, फास्टिंग कहीं है, रैंडम कहीं है, अब उसको आप उस लाइन के अंदर जो एक बॉर्डर लाइन कहलाती है कि भाई फास्टिंग में 110 के बीच में रहती है और आपकी रैंडम में 140, 150, 160 के रेंज में रहती है, अब ट्रिगर कर रही है, तो आप घर में ऐसा क्या करेंगे कि अपनी दवाई के साथ आपकी ये चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएं, तो आप उठाइए करेला। अच्छा, अमूमन शुगर में कशोर है, लेकिन मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ जिनका शुगर लो में चला जाता है। ओके, क्योंकि अगर ये करेला बहुत ज्यादा लो कर देता है। ठीक है, तो लो वालों को कभी नहीं लेना चाहिए। जिनका हाई है वो करेला, जिनका हाई है कड़वा करेला, कसीला अच्छा करेला। आधा लेना है, मीठा तो मिलेगा भी नहीं। आधा लेना है और इसके अंदर से सीड निकाल देने। ओके, समटाइम वो पके हुए सीड होते हैं तो वो जरा उसको निकाल के सीड को अंदर से आप इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग क्योंकि अक्सर किचन में खाना बनाते हैं, लग रहा है मुझे कि आप घर में खुद ही संडे को बेचारे एडमिट कर लिया उन्होंने, संडे को किचन हमने फ्राइडे को भी कहा प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, आपने आधा करेला लेना है और उसको आप इस तरह से काटते हैं, बस छोटे छोटे पीसेस में आपने उसको काटना। सॉरी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भूल गए आप। नहीं सर, अभी संडे आ रहा है ना। ओके, हमने आधा करेला डाला है। उसके बाद हम पालक के 4-5 लीव्स लेंगे, 4-5 पत्ते पालक के मैंने चॉप करके रखे थे इजी करने के लिए, ये हमने डाल दी। ये एक बेहतरीन ड्रिंक है और ख़ास तौर पे शुगर वालों की जो बॉडी में वीकनेस होती है, ज़रा इसमें आयरन भी है। अब बहुत ज़बरदस्त। आप लोग भी आधे हकीम तो हो ही गए। बस आप लोग आते रहा करें तो हम पूरे हकीम हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, हम इसमें जो तीसरी चीज़ डाल रहे हैं वो इतना सा मैंने टुकड़ा लिया है अदरक का, मैंने चॉप करके रखा है। ठीक है। अच्छा जी, हमने तीसरी चीज़ इसमें अदरक डाल दिया, ठीक हो गया। अब इसमें आप डालेंगे 1 गिलास पानी, ये आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा। आपने दिन में 1 दफ़ा किसी भी वक्त, कोई फास्टिंग नहीं, कोई रैंडम नहीं, आपका जब दिल चाहे इसको, बाकी मेरे ख्याल में लोग बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम पूरा नहीं बनाएंगे। हाँ, ड्रिंक तैयार हो जाएगा, इसको आप निकालें और इसको आप पिए। जबरदस्त, ये दिन में 1 दफा ये पी लें। चाहे निहार मुंह पी लें। कुछ लोगों को थोड़ा फ्लेवर का होता है तो इसमें लेमन डाल लें। जबरदस्त, इससे शुगर आपकी थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, बेहतरीन हो जाता है। बेहतरीन। और ये उनके लिए जिनकी शुगर हाई रहती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई जिसकी शुगर बहुत हाई है, वो इंसुलिन की डोज बहुत बढ़ा रहा है, वो ये यूज़ करे तो इंसुलिन की नॉर्मल डोज ही लेनी पड़ेगी उसको? फिर उसूलन होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ लोग दवाइयाँ खाते हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर के मामले में मैं कहता हूँ कि इन दोनों को चेक होना चाहिए डेली बेसिस पर। इसमें कोई शक नहीं, चार्ट बनना चाहिए। हाँ, फास्टिंग में करें आप, उसके लिहाज से फिर आप अपने यूनिट कम और ज्यादा करें। सही। समटाइम क्या होता है कि आप चेक नहीं कर रहे होते हो, लो में जा चुकी होती है और ऊपर से आपको यूनिट उतने लग रहे हैं तो और मजीद लो हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। तो बेहतर ये है कि फास्टिंग में और एटलीस्ट 1 दफा रैंडम में आपको करनी चाहिए। चेक करना इसलिए बहुत जरूरी है कि समटाइम्स ये भी होता है कि आपकी शुगर लो हो रही होती है और आप शुगरी ड्रिंक्स पी लेते हैं बहुत ज्यादा, तो एकदम से हाई हो जाती है और उससे फिर काफी आपकी। एक और बात, जी प्लीज, ये जो ड्रिंक है इसमें ये होता है कि बाज़ लोग जो शुगर के पेशेंट हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है,
इससे ये होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होगा। जबरदस्त, ये तो फिर तो डबल फायदा हो गया इसका। उसको करेगा, आपके लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने अच्छा ऐड कर दी, बिकॉज आजकल ये बड़ा मसला है कि बाहर के स्पेशली खाने के बाद ना आप बॉर्डर लाइन में पहुंच जाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल पे। पेशेंट है, जदीद रिसर्च है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, इस वजह से उनकी शुगर नॉर्मल हो ही नहीं रही, विन भी ले रहे हैं, उसके साथ एहतियात। अच्छा, ये लिंक है कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का। ओके, तो ये तो दोनों को हल कर रहा है, जो कि शुगर को भी कंट्रोल करे, वो कोलेस्ट्रॉल को भी। जबरदस्त, तो जनरली फिर तो ये ड्रिंक ले ही लेना चाहिए, सस्ता खस्ता घर में बन जाएगा। अच्छा जी, आज की वेदर है आजकल, नज़ला, जुकाम, खांसी और ख़ास तौर पर ड्राई कफ, यानी कि एक ड्राई कफ वाले और जिनको दूसरा ठसका सा लगता है। बिल्कुल, ये अभी मेरे साथ ये हो रहा था, ठसके वाली। अच्छा, घर में मैं वही कह रहा हूँ कि आप किचन में जाएं और अल्लाह की नेमतों को तलाश करें। आपको 1 टेबल स्पून चाहिए मक्खन। ओके, ठीक। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून मक्खन में आपने करना ये है कि आप साथ साथ इसमें 3 से 4 दाने, अगर छोटा लहसुन होता है जो देसी है, देसी, उसके तो 3-4 दाने, अगर बड़े हैं चाइना वाला तो फिर ये 2 भी बहुत है। ठीक है, तो इसको आप चॉप करें जैसे मैंने करके रखा है। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा वो चूल्हा वूल्हा नहीं होता है, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप देख लें फिर घर में कैसे बनेगा। तो 1 टेबल स्पून आपने ले लिया बटर, मक्खन देसी ले लें, उसमें आपने 3-4 दाने छोटे से लहसुन के फ्राई करने। ओके, लहसुन जब ये रोस्ट हो जाएगा, इसको आप प्याली में निकाल लें, उसके ऊपर आप डाल दें फिर काली मिर्च। ओके, अगर किसी चीज से खांसी नहीं गई है, इससे चल ही जाएगी। जबरदस्त, और दिन में 1-2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में सोजिश है वो भी खत्म, सोजिश हो, बर्निंग हो, और समटाइम ये होता है कि एक ऐसी खांसी उठती है कि वो बंदा 10-15 मिनट इतना खांसता है कि आंखों से पानी आ जाता है, और रेडिश होना और ये सब चीजें। आपने तकरीर करने जाना है या आपने शो करने जाना है, खांसी आ रहा है तो भी खा के जाए, बिल्कुल जाए। और देखें कि ये बहुत ही सिंपल और ऐसा है कि आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, रुबीना फ्रॉम पेशावर। रुबीना, गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगी? जी, डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी प्लीज आप कीजिए बात डॉक्टर ईसा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने अभी ये ड्रिंक बताई है, ये कितनी मिकदार में लेनी है? दिन में 1 गिलास बहुत है बहन। 1 गिलास पूरे दिन में अगर 1 गिलास बना के ले लिया जाए, हाई शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। जी जी, मेरा रिसेंटली पिछले दिनों मैंने चेक किया, तबीयत बहुत खराब थी, तो 320 था। 320? और ये फास्टिंग था, रैंडम था? ये रैंडम फास्टिंग भी बहुत ज्यादा है और रैंडम भी ज्यादा है। फास्टिंग तो बहुत ही ज्यादा है और रैंडम भी। तो होना ये चाहिए मेरे ख्याल में, जो भी जिन डॉक्टर्स को भी दिखा रही हैं, समटाइम क्या होता है, लोग यूज्ड टू होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो कंसर्न करना चाहिए अपने डॉक्टर को कि भाई ये मैं दवाई ले रही हूँ, मेरा ऐसे नहीं कम हो रहा है। और समटाइम लोगों को एक और जो प्रॉब्लम है शुगर वालों को, ये स्पेशली कि वो चीनी तो हम बंद करवा देते हैं, लेकिन चीनी की तरह की और चीज काम करती है, वो है गंदम। ठीक, यानी कि अगर आप 100 ग्राम गंदम में से ज्यादा 3 रोटियां बन सकती हैं, सुबह दोपहर शाम, अगर आप 1-1 रोटी करके भी खाएं तो इक्वल हो जाता है। वो ग्लूकोज कन्वर्ट करके आपके 5-6 चम्मच चीनी के बना देते हैं। तो आप 1 किलो ले लें। से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, डॉक्टर साहब उन्हें भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहिएगा किससे सवाल है आपका और क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर ईसा से सवाल कर रहे हैं। मेरे बाल बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और करली बाल है, इतने बिल्कुल जैसे बम फटे बाल होते हैं। काइंडली मैं चाहती हूँ कोई घरेलू टिप्स आप दें कि मेरे बाल सही हो जाए। बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बिल्कुल बहुत पतले हो गए हैं, घने बाल नहीं है और करली बहुत है, तो मैं चाहती हूँ वो सीधे हो जाएं और घने हो जाएं। ये तो वैसे किरण एक मसला है, जिनके बाल सीधे हैं वो कहते हैं करली हो जाए, जिनके करली हो कहते हैं सीधे हो जाए। डॉक्टर साहब, ये तो हेरिडिटरी होता है, नेचुरल है। अब मुझे बताएं किसी के करली बाल वो स्ट्रेट हो सकते हैं इस तरह किसी चीज के लगाने से, खाने से? कुछ हद तक फर्क पड़ जाता है। एक हद तक तो होगा, मतलब वो आप डिपेंड करता है कि किस तरह का लेवल का कर्ल है। यानी कि वो कह रहे बम फटा बाल हैं तो वो पटाखा फटा बाल हो जाएंगे। वो बहुत लाइट और बल्कि बहुत सिल्की हो जाएंगे। खास तौर पर इसमें ये भी देखना चाहिए कि एक तो शैम्पू जिससे आप वॉश कर रहे हैं वो किस हद तक केमिकलाइज है, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं वो धोने के बाद फिर ड्राई हो जाते हैं। सही, एक तो इसको नज़र में रखना है। दूसरा, घर में आप ऐसा कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा फ्रेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एलोवेरा जेल की बात कर रहा हूँ। एलोवेरा जेल के अंदर अगर 1 प्याला है तो उसमें आप 3-4 चम्मच डाल दें वर्जिन कोकोनट ऑयल, 3-4 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल दें
और उसके अलावा जब लगाना हो आपको तो आपने क्या करना है, वो जेल थोड़ा सा निकाल कर रूट से आप पूरे बालों में लगाएं। ओके। लगाने के बाद मोटा कॉम्ब करके बालों को सीधा कर दें। नहाने से 15 से 20 मिनट जब भी आप बात में ये किया करें, आस्ता आस्ता इससे बाल आपके सीधे होते भी होंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएगा। जबरदस्त। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि अक्सर ये पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब बच्चे की गंज कराई, बाल कर लिए, दोबारा गंज लिए और कर लिए, फिर वो गंज नहीं कराते बच्चों की। ये बात है ऐसे? नहीं, बेसिकली तो ये मिथ है, मतलब बार-बार गंजा करने से कुछ नहीं होता, वो छठी के बाद जो होता है वो एक ही ऐसी है। चले आप भी प्लीज रज़ा साहब इधर आ जाएं। ऐसा है कि हेयर स्ट्रेटनर या आप हेयर रिमूविंग कराते हैं, एक हर्बल तरीका है इसका। आप आधा पाव दही ले लें और आधा पाव दही में आपने कि सुहागा मिल जाता है बाजार से, 3 ग्राम सुहागा तवे पे खिल करें, वो पाउडर बन जाएगा, फूल जाएगा। उसको पीस के दही में मिला लें और इसमें 1 अंडे की जर्दी मिलाएं। इसका पेस्ट बना के आप बालों में लगा लें। सही। और बालों में लगाएं इसको रूट से लेके सरों तक पूरे। जब आप ये लगा लेंगे, ये खुश्क हो जाए, आधे घंटे के बाद आप इसको धोएंगे तो खुद ब खुद झाग बनेगी। हाँ, ये इसमें नेचुरल शैम्पू है। या ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना आपने। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बाल सीधे हो जाएंगे, चाहे जितने मर्जी के। अब आप इधर साथ में बातें करते करते इस टेबल पर बैठे, टाइम बड़ा कम है हमारे पास। हमारे पास एक कॉलर भी है, बल्कि आमिर हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका, किससे सवाल करेंगे? जी वालेकुम सलाम, मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी 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 अस्सलाम। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि मुझे ना स्मोकिंग कफ है और ये कई सालों से है, तो इसके लिए अगर कोई अच्छा सा कोई ड्रिंक बता दें या कोई ऐसी चीज की। मैं मेडिसिन भी कम ही लेता हूँ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इस तरह का ना मुझे कफ रहता है। अच्छा। अब ये रात में ज्यादा हो जाता है और ये तकरीबन सारा दिन ही रहता है। इसे स्मोकिंग कफ कहते हैं, मुझे नहीं पता था। ये सिगरेट या हुक्का पीने से जो खांसी पैदा होती है। आप मतलब स्मोकिंग करते हैं? जी जी। छोड़ दें छोड़ दें, कफ खत्म हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज आप हल है, लेकिन अगर आपको इसका टोटका बता दें लाइटर नोट खाइए तो डॉक्टर साहब प्लीज बताएं। मेरे पास क्योंकि ये चुटकुला है वैसे। जी जी जल्दी में बता देता हूँ। कोई कपल आया, उन्होंने बोला जी मेरे हस्बैंड सिगरेट बहुत पीते हैं, इनकी सिगरेट छुड़वा दें। मैंने कहा मत छुड़वाए, सिगरेट के 2 फायदे। अब डॉक्टर ये बता रहे 2 फायदे, तो घबरा गई। तो मैंने कहा देखें, एक तो कम से कम 25 साल ये उम्र कम करता है तो गुनाह कम हो जाएंगे, दूसरा 40 के बाद खांसता है तो चोर समझता है, जाग रहा है, तो इसके 2 फायदे भी है। अब इनको बताएं टोटका। बहुत अच्छी बात है कि छोड़ देना चाहिए। इनको ये करना चाहिए डेली बेसिस पर कि 1 कप पानी में अदरक डालकर थोड़ा सा पेस्ट उसको पकाएं। पकाने के बाद जब ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, जैसे हम कहवा जैसे हम वो पीते हैं, उसके बाद इसमें हनी और काली मिर्च डालकर डेली पिया करें और कोशिश करें जितना हो सकता है अपने सिगरेट। और ये डॉक्टर साहब नहार मुंह के नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, किसी भी दिन में किसी भी टाइम आप दिन में किसी दफा 1 दफा 2 दफा, क्योंकि जब सिगरेट का कोई टाइम नहीं है तो इसका भी कोई टाइम नहीं है। अच्छा, अगर आपको आज के टोटके जो है आपका टोटका। जी जी, अगर जो है आपको शुगर नहीं है तो रात को सोते वक्त थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। ठीक है, इससे भी ये स्मोकिंग का खत्म हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, आज है हमारा बालों के हवाले से। ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, बालों का झड़ना, टूटना, बालों का दोशाखापन, बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाना, इन चीज़ों के लिए तिल बालों का चले ही जाना। बाल चले जाने वाले नहीं रोक सकते आप। कम जाने वाले को जाने दिया जाए। बाज खानदानों में गंजपन मोरोसी होता है, उसको आप डिले कर सकते हैं। खानदान तो बदल नहीं सकते, उसको नहीं, आप उसके जीन्स में ना आप नहीं उसको चेंज कर सकते, लेकिन डिले कर सकते हैं। लेकिन एक तबाही तौर पे अगर आप में गंजपन है तो वो खत्म हो जाता है। ओके, हाँ, उसका इलाज ईसा भाई भी कर रहे हैं आजकल गंजपन का। ये वैसे शो से पहले डिस्कशंस हो रही थी, ये अभी हमने लॉन्च किया है बड़ा। यानी कि जिसको डॉक्टर कहते हैं कि भी सर्जरी होगा, अल्लाह के हुक्म से उसके भी बाल निकल आते। अच्छा, इस पर तो हमें एक सेगमेंट बकायदा करना पड़ेगा, फिर तो हम नेक्स्ट सेगमेंट इसी पर रखेंगे। मार्केट में जितने भी ऑयल हैं उन सब में जैतून के तेल को खसूसी अहमियत हासिल है, लेकिन सर्दियों के मौसम में तिल का जो ऑयल है ये खसूसी अहमियत का हामिल है। इसके मैं बनाते बनाते 2-3 फ़ायदे आपको जल्दी और बता देता हूँ। सर्दियों में जिन लोगों को यूरिन की ज़्यादती हो जाती है, अमूमन बुज़ुर्ग लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको वो अगर कावा चाय बना के उसमें तिल का ऑयल खालिस वाला 1 चम्मच मिला दें और गरम गरम पी लें। अच्छा, तो 3-4 दिन पिए, इंशाल्लाह ताला जो रात को बार बार तक उठ के वो नहीं पास करना पड़ता है। आपने तो ऐड कर दिया, हम अदरक वाली चाय सुनते रहे, मसाला चाय सुनते रहे,
कोयला चाय सुनते रहे, अभी नई आ गई है तेल वाली चाय। तेल वाली चाय, तेल वाली चाय, ठीक है। दूसरा ये कि जी आप ऐड भी कीजिएगा, लेकिन कॉलर भी साथ लेते हैं, सवाल भी ले लेते हैं। कमल है हमारे साथ खानेवाल से। कमल, किससे सवाल करना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कमल आप वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल क्या है और किससे सवाल करेंगी आप? मैंने ना डॉक्टर साहब से पूछना है। पूछिए पूछिए। जी बेटा। मेरे ना वो माथे पर ब्लैक है, हल्के पड़ जाते हैं, नाक पे झाइयाँ है या तो कोई वो, मैंने ना जिसको भी दिखाती हूँ सब कहते हैं कैल्शियम की कमी है, इसलिए प्लीज मुझे क्रीम बता दें या कोई टोटका बता दे घर में। ठीक है, बताते हैं वो आपको। पहली बात तो बेटा इस पे क्रीमें नहीं लगाइएगा, झाइयों पे। क्रीमें लगाने के बाद वक्ती तौर पे फायदा होता है, बाद में फिर दोबारा निकल आता है। लेकिन जो बात उन्होंने की है कि उन्हें कहा जाता है कैल्शियम की कमी, ये सही बात है? ज्यादातर आयरन जो है उसकी वजह से होता है, और ख़ासतौर पे बहनों को जो प्रेगनेंसी के बाद, बहरहाल वैसे भी और कई वजूहत हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, धूप का इशू है, तो निकल सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो वर्कआउट करती हैं, वो थोड़ी मेहनत का काम है, आप आराम से कर लें, अपने घर में बना लें। और सच्ची बात है, ये मैं अपनी क्लिनिक में बनाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको 6 चीज़ें चाहिए: ज़ाफ़रान, बादाम, हुस्न यूसुफ, निशास्ता, बालझड़, ऑरेंज पील। कितना कितना? ये हम वज़न ले लें। ज़ाफ़रान थोड़ा सा महंगा है तो 3-4 ग्राम कर लें, बाकी सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। इसका पाउडर बनाकर रख लें, और जब भी लगाना हो निकाल कर 1-2 चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर पेस्ट बन जाएगा। ये पूरे चेहरे पे आप लगाएं। इससे 2 फायदे होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पिगमेंटेशन के साथ आपका कलर भी जाएगा। ठीक है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, हमने लिया तिल का तेल 100 ml, ठीक है। इसमें हम लेंगे 1 थम के करीब अदरक, सही है। ठीक है। वैसे अगर आप सिर्फ तिल का तेल भी इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहता है बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए, क्योंकि इसमें वो तमाम हयातीन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन मौजूद हैं जो कि बालों के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसमें ये चीज़ें ऐड इसलिए कर रहे हैं कि गंजपन और बालों को झड़ने से फौरी तौर पे रोके। वैसे तो जनरली बहुत से ऑयल मार्केट में मौजूद है, तो आप रिकमेंड करते हैं कि ये तेल लगाया जाए, तिल का तेल लगाया जाए? तिल का तेल लगाया जाए। अच्छा, आर्गन ऑयल से मुतालिक मैं सुना था कि उसके बाद अच्छे आर्गन ऑयल यहाँ देखें, एक तो महंगा है, दूसरा सही मोराक्को से आता है। ओके, तो ये अच्छा भी मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा और बेहतरीन है। अच्छा, वो भी 2 तरह के होते हैं, आर्गन ऑयल भी। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, 100 ml में ऑयल में हमने मोतिया डालना है, मोतिया ऑयल। हाँ, ओके। मोतिया ऑयल हमने इसमें डालना है 10-15 कतरे। ये बालों को सिल्की रखता है और खुशबू भी देता है। खुशबू आ रही है। हाँ, सिल्की भी रखता है बालों को और वो भी करता है। दूसरा है विटामिन ई ऑयल। ओके, ठीक है। विटामिन ई ऑयल हमने तकरीबन इसमें डालना है 1 चम्मच। ठीक। अच्छा, अगर इस ऑयल की जगह हम कैप्सूल ऐड कर लें? हाँ, कर सकते हैं। फिर कैप्सूल आप इतना करेंगे 1 चम्मच हो जाए। 1 चम्मच हो जाए। और किसी अच्छी ब्रांड की अच्छी कंपनी के लें आप, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के ले लें, ठीक है, ताकि ये तस्दीक हो जाए कि ये ठीक है। अच्छा, अब आपने ये मिक्स कर लिया इनको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। मिक्स करके हमने लिया 100 ml तिल का तेल, हमने डाली 1 थम के बराबर जिंजर इसमें काट के या पेस्ट बना के डाल दें? हाँ, नहीं, काट के पेस्ट नहीं बनाना। पेस्ट अच्छा, सफ़ेद तिल का तेल है? हाँ, सफ़ेद या काले तिल, कोई सा भी ले लें। ठीक है। और इसमें हमने 10 ड्रॉप डाले मोतिया के और 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल। ठीक है। अब आपने इसको एक शीशे के जार में रखना है, महफूज करके धूप में रखना है 24 घंटे, 2 दिन रखें, यानी 2 दिन धूप में पड़ा रहे। उसके बाद आप इसको छान के और ये बालों में लगाया करें। 48 घंटे आप इसे धूप में रखो, फिर इस्तेमाल करें। फिर आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। और नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे? नताइज समझे, आपके जो बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, रुक जाएंगे फौरन, वो फौरी तौर पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप में जो है वो आपका हेमोग्लोबिन पूरा है, आप में RBC आपके ठीक है, आपका हार्मोनल निज़ाम सही है, वो भी ठीक होना चाहिए, इंटरनल सिस्टम ठीक होना चाहिए। अच्छा रज़ा भाई, एक आखिरी में एक बात मुझे बताएगा कि कहते हैं कि रात को तेल लगा के सोएं तो ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा है? दिन में भी लगा लें, जैसे रात में भी लगाने से फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर ईसा। वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। रखिए अपना बहुत सा ख्याल। कल सैटरडे है। हाँ, बेस्ट ऑफ नाज़िम देखिए ना कल। बेस्ट ऑफ नाज़िम मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे हम। अपना बहुत सा ख्याल रखें, समाजी फासले को बरकरार रखें। वीकेंड में नाराज जाइए हमारी तरफ से, नाराज रहें, घूमें फिरें, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
नई और खूबसूरत ट्रेन भी दिखाई जा रही है वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, और इसमें आलमी मयार की जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं उस पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जा रही है। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का ये मरहला, ये मौका जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुंचा। कौन है ये शख्स? शुएब, ये गुलाम अख्तर साईं इनका नाम है और ये वकालत भी करते हैं पार्ट टाइम। इनका बहुत ही अनोखा किस्म का मुतालबा है। अदालत से इन्होंने बाज़ाब्ता ये इजाज़त मांगी है कि चर्स पीने की कानून में इजाज़त दी जाए और कम से कम 10 ग्राम चर्स रखने की इजाज़त दी जाए। उनका ये दावा है कि चर्स पीने से सेहत भी बेहतर रहती है, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि आप पर बताएं कि ऐसी अजीब सी दरख्वास्त पर क्या जुर्माना आयद करें, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मफाद आमा में दरख्वास्त लेकर आया हूँ, कई ममालिक में चर्स पीने की इजाजत है। गरीब आदमी है और 10 ग्राम चर्स पीने की इजाजत मांग रहे हैं, जैसे 10 ग्राम चर्स बहुत। अच्छा, अदालत के क्या रिमार्क्स थे, ये भी जरा बता दें इरफान। देखिए, महक अदालत ने ये जब शहरी का ये कहना था कि ये कई ममालिक में इसकी इजाजत है, तो अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि ये कहा कि अगर आपको ऐसे ममालिक में जाना है तो आप चले जाएं, पाकिस्तान में ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया। आप दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे। शौक द कोई मोल नहीं, ये भी एक शौक ही था ना जो दरखास्त गई थी। हाँ, मखा का फजूल शौक था, लेके पहुंच चुके हैं, होनी चाहिए थी इसको, तो जुर्माना होना चाहिए था। हुआ ना, हुआ जुर्माना। हाँ, वो कह रहे हैं आयद कर देंगे अगर अब आपने कर देंगे। हाँ। हुआ तो नहीं ना फिर। खैर, आगे बढ़ते हैं, शौक की बात कर लेते हैं। क्या शौक है इनका? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कबाइल के जिला महमद से ताल्लुक रखने वाले अली मुराद साहब के आज हम शौक की बात करेंगे। म्यूजिकोलॉजी में डिग्री हासिल की है। कबाइली नौजवान का ये सफर कैसा रहा, राहम यूसुफ जई की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे। जिला मोमन जहां कभी बारूद के ढेर हुआ करते थे, अमन कायम हुआ तो नौजवानों को भी अपनी पसंद की तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। अली मुराद ने रिवायात से हटकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से म्यूजिक में डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। मैं महफिलों में जाया करता था, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, इवेंट्स के लिए, तो वो मेरा जो था एक शौक, उनकी तरफ मेरा रुझान काफ़ी बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको एक एकेडमिक लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जाके पढ़ सकूं। बाईस साल अली मुराद फोक मौसीकी की खिदमत करना चाहता है, जिसके लिए वो सूबे में कायम तमाम जामियात को अपना प्रपोजल भी भिजवा चुका है। यह हमारा जो पश्तो फोक म्यूज़िक है और साथ साथ में जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो अभी आजकल हम लोग नहीं सुनते, जो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हम एकेडमिक लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत मेरी है और उनको मैंने प्रपोजल दिए हुए। अली मुराद की म्यूजिकोलॉजी में डिग्री ने यह साबित कर दिया कि कबायली अजला के नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं। अली मुराद ने मौसीकी के जरिए अमन का पैगाम फैलाने का अज़म जाहिर किया है, जिसके लिए वो जल्द ही बैरून मुल्क जाएंगे। कैमरामैन असद अली के साथ राहम यूसुफ जई, समा, पेशावर। अली मुराद मोहम्मद एजेंसी से इनका ताल्लुक, म्यूजिकोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री इन्होंने हासिल की। रिपोर्ट आपको हमने दिखाई है, उन्हीं से मजीद बात करते हैं। अली ने हमें ज्वाइन किया। अली, गुड मॉर्निंग। अली, थोड़ा सा बताइएगा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेना और फिर म्यूजिकोलॉजी की तरफ जाना, म्यूजिक की तरफ जाना और फिर बाकायदा डिग्री, इस हवाले से फैमिली से परमिशन का मामला मुश्किल तो नहीं रहा?
दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने इससे मुतालिक क्या कहा, उनकी राय क्या थी? बिकॉज हम डिस्कस करते हैं जब हम कोई डिग्री करते हैं कि अच्छा मैं डिग्री कर लूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात मुझे सामने बिल्कुल नहीं आई। मैंने घर पे जब बताया कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, म्यूज़िक कॉलेज में ही, तो घर वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया और अप्रिसिएशन के साथ साथ मतलब काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया। ना सिर्फ उन लोगों ने अप्रिशिएट किया बल्कि मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया इस बात को। अच्छा अली, ये बताएं, मोहम्मद एजेंसी का माहौल हमेशा से ज़ेरे बहस रहा है, तो इस तरह के माहौल में म्यूज़िक की डिग्री हासिल करने का ख़्याल आना बड़ा मुनफरिद है। तो KPK में म्यूज़िक को आम करने के लिए कुछ नया सोचा आपने? जी, मैंने ज़रूर इस बारे में सोचा हुआ है कि इस स्टडीज़ को या इस सब्जेक्ट को या इस डिसिप्लिन को हम लोग कैसे इस माशरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि अगर देखा जाए तो स्पेशली ये माशरा बहुत ही ज़्यादा वॉर इफ़ेक्टेड जोन है और काफ़ी साइकोलॉजिकली इनको आर्ट के थ्रू मेरे ख्याल से एक तरह से ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है कि उनको हम लोग म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू और बाकी जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं इनकी ट्रीटमेंट की जाए, इन लोगों के हौसले बांध दी जाए थ्रू आर्ट। तो इस सिलसिले में मैंने काफ़ी काम शुरू किया हुआ है। मैं ख़ुद प्रपोजल्स दे चुका हूँ काफ़ी जगहों पर, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की मेरी बात चल रही है कि इन स्टडीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और लोगों को इसमें मौक़े दिए जाएं, जॉब से रिलेटेड भी, और इस तरह से मैंने सोचा हुआ। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आपने KP की यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ अप्लाई किया है, बट मुझे UK से मुतालिक बताया, आपने वहाँ पर भी एथनो म्यूज़िक में मास्टर्स करने के लिए अप्लाई भी किया, स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया। म्यूज़िक को लेकर और फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? मैंने हाल ही में अप्लाई किया हुआ है एक बरतानवी स्कॉलरशिप, शिवनिंग स्कॉलरशिप के नाम से, और उसमें मैंने म्यूज़िकोलॉजी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो आगे पढ़ के मैंने ये सोचा हुआ है कि जब मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं MPhils तक या इवन PhD तक आगे पढ़ सकूं, जा सकूं, तो एक तो मेरे पास यूरोप का जो निज़ाम है आर्ट का और वहाँ के म्यूज़िक के कल्चर का, तो वो मेरे पास आ जाएगा, उनको मैं एक्सप्लोर कर सकूँगा और फिर मैं देखूँगा कि उन तक हम रसाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं आर्ट के या म्यूज़िक के कि हम उनके साथ लिंक कर सकें। तो वहाँ पे मैंने ये बात भी साथ साथ में सोची हुई है कि मैं इनको इम्प्लीमेंट फिर कैसे यानी मास्टर्स इन म्यूजिकोलॉजी और थीसिस होगा आपका एथनो म्यूजिक। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप अली। वक्त और होता तो आपसे और गाना भी सुनते, लेकिन चलिए, रिपोर्ट में आपने कुछ गुनगुनाया, बहुत अच्छा लगा वो रिपोर्ट देखकर भी। एनीवेज, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगे। कैसे? ज़रा हमारा सेगमेंट ऐसा होगा, हमारा पैनल साथ मौजूद होगा, आपके मसले और उनका हल इसी प्लेटफॉर्म से, यानी टोटका सेगमेंट। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस।